दक्षिणी पूर्वी सदर्न ईस्टर्न एग्रीकल्चर रीजन, और फिर हाड़ौती वाले को चंबल बीहड़ रीजन, चंबल बीहड़ प्रदेश। तो इस वाले को तो इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं है व्यक्तिगत वर्गीकरण को। दूसरा है भौगोलिक वर्गीकरण, जिसमें अपन जो ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं, भौगोलिक कारक हैं, जिसमें मुख्यतः दो फीचर्स को लेते हैं, एक तो ऊंचावच और दूसरा फैक्टर लेते हैं क्लाइमेट। तो इन दो कारकों के अकॉर्डिंग राजस्थान के भौतिक प्रदेश भौगोलिक आधार पर कितने माने गए हैं? 4। वर्तमान में इसी को ही मान्यता प्राप्त है। तो बिना कोई बेस लगाए सिंपल आपसे पूछा जाए राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं, तो अपने को यही मानना होता है। स्टार्टिंग चैप्टर अगर आपको याद हो तो उसमें भी बात यही की थी कि राजस्थान का निर्माण का मीनिंग है राजस्थान की फिजिकल पार्ट्स का बनना। तो उसमें भी अपन ने गोंडवाना लैंड के 2 भाग और टेथी सागर के 2 भाग, और ये चारों भाग ही राजस्थान है। तो इसका मीनिंग राजस्थान के 4 फिजिकल डिवीजन, जिसके अंदर अपन ने स्टार्टिंग में कवर किया था उनके जनरल स्टडी या सामान्य जानकारी को लेकर। अब इन भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी, जैसे डेजर्ट, उसके बाद में सामने अरावली के ईस्ट में ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी मैदान, और लास्ट में हाड़ौती। तो इनके जो जनरल स्टडी की थी उसमें एक तो इनके एरिया के बारे में कवर किया, जैसे एरिया इसमें ये वाला तो आपको रटना है 61.11। फिर आगे लगभग इससे निकाल लोगे आप कि 61 को 0 तक ले जाने के लिए यानी 70 तक ले जाने के लिए कितने चाहिए, तो ये लेकर आएगी अरावली। और जब 2 कंप्लीट हो जाते हैं कि 2 कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा आ चुका है 23%, तो ये 70 और 23 93, फिर लगभग 7 बचे लेकिन 6.89, क्योंकि यहाँ 0.11 एक्स्ट्रा है तो उधर कम कर लेना। फिर पॉपुलेशन वाले में था 50 और 50, इस साइड में 50 का से 40 और 10, और इधर है 30 और 11। तो राजस्थान में जो एरिया जितना अधिक ऊंचाई पर होगा वहां जनसंख्या उतनी ही कम होगी। तो जो हाई रिलीफ फीचर रीजन होते हैं ऊंचावच, वहां जनसंख्या क्या होती है? कम। जैसे कि आप लोगों में से भी अधिकांशतः जो लोग हैं वो प्लेन एरिया, मैदानी भाग, या मुख्यतः जो नीचे भाग है उस निम्न ऊंचावच पे रहते हैं। अधिक ऊंचाई वाले एरिया पे हो सकता है कि हमारी सपनों के घर वादियों में हो, पहाड़ों पे हो, लेकिन वास्तव में रियलिटी में अगर गलती से बना भी लिया तो सुबह आवाज आएगी सरस की थैली लेकर आना, और नीचे उतर के वापस चढ़ोगे तब समझ में आ जाएगी गलत बन गया है, वापस नीचे आ जाओगे, तो ऑलरेडी पहले से ही नीचे है। उसके बाद में बात होती है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर, जिलों की संख्या को लेकर। तो अरावली के पश्चिमी जिले हैं 13, जिसमें डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट, मरुस्थली जिले 12। इसका मीनिंग एक जिला है सिरोही जो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में काउंट नहीं होता। फिर जिले उस साइड से याद रखने होते हैं, इसमें 7 जिले प्लस 3 13, और जो मुख्यतः या जो मेनली अरावली के डिस्ट्रिक्ट वह है 7 डिस्ट्रिक्ट। मेनली का मीनिंग है कि उन जिलों में अरावली ज्यादा होनी चाहिए। अदर फिजिकल डिवीजन भी भले ही हो, लेकिन अरावली जहां मैक्सिमम प्रेजेंट है और अदर फिजिकल डिवीजन कम है, वो जिले कितने? 7। और अरावली मैक्सिमम राजस्थान के जितने जिलों को टच करती है वो जिले कितने? 30। तो सिंपल क्वेश्चन, अरावली राजस्थान के अधिकतम कितने जिलों में है? 13। और मेन अरावली यानी मुख्य जहां अरावली हो वो कितने जिले हैं? तो इसमें 2 फैक्ट याद रखने होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, जैसे कुछ समय पहले था कि राजस्थान के 14th डिस्ट्रिक्ट न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि राजस्थान में 14th डिस्ट्रिक्ट के रूप में अरावली के नागौर मान्यता चाहता है, यानी अरावली के 14वें जिले के रूप में नागौर मान्यता चाहता है। और क्योंकि जो माउंटेन एरियाज होते हैं उनके नाम से गवर्नमेंट अलग से बजट देती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो थोड़े से बैकवर्ड या पिछड़े माने जाते हैं। जैसे इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जितनी भी स्कीम या योजनाएं होती हैं, जैसे कई स्कीम है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है 60-40 पर, और स्पेशली ब्रैकेट में लिखा रहता है पूर्वी राज्यों के लिए 90-10। इसका मीनिंग है उन राज्यों को 10% लगाना है, बाकी 90% कौन देगा? सेंटर। क्योंकि उनके इनकम ऑफ सोर्स कम है, उनकी आमदनी कम है, तो उनको राज्य सरकारों को टैक्स कम प्राप्त होगा, तो वो डेवलपमेंट या स्कीम अपने बजट से नहीं चला सकते, तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग ज्यादा करता है। तो नागौर भी इसीलिए चाहता था कि मेरे को अरावली के डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर लिया जाए। तो क्या किसी जिले की मांग के आधार पर उसको उस एरिया में शामिल करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। भाई नागौर वालों को तो ये है भाई अपना रीजनल संबंध होता है एरिया से, तो हम तो ये सोचेंगे करना चाहिए।
तो नागौर वाले स्टूडेंट से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ सर करना तो सही है। तो आज नागौर को किया है, कल फिर वो जोधपुर का देगा कि भाई नागौर को किया है तो हमने क्या बिगाड़ा है, हम तो और ज्यादा मरुस्थलीय हैं, इनसे भी ज्यादा सूखे हैं, और इनके पास तो फिर भी मार्बल है, हमारे पास तो वो भी इतना नहीं है। भाई हमने क्या बिगाड़ा है कि प्लीज 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 हमें भी शामिल करो। तो नागौर ने एक बार प्लीज बोला था और जोधपुर ने 3 बार। तो गवर्नमेंट अगर ऐसे बोलने पर करेगी तो बाद में फिर जैसलमेर आएगा कि मेरे पास तो लोग भी कम है और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और मेरे पास तो सबसे कम बारिश है। तो ऐसे राजस्थान के 50 जिले अरावली में होंगे एक दिन। तो इसका मीनिंग उनके डिमांड के ऊपर अरावली में शामिल नहीं किया जाएगा, अरावली में शामिल उन्हीं को ही किया जाएगा जहां अरावली जैसी चट्टाने यानी जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी होगी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम नागौर की जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी एक बार फिर से करवा लेते हैं। वहां अगर अरावली की चट्टाने एक्सटेंट है, पुराने अध्ययन में हो सकता नहीं हुआ हो कंप्लीट अध्ययन, तो हम स्टडी वापस करवाएंगे और उस अध्ययन में अगर अरावली की चट्टाने नागौर में मिलती हैं तो नागौर को शामिल कर लेंगे, अदरवाइज नागौर को शामिल नहीं किया जाएगा। तो अभी तक तो शामिल नहीं है। अब इसके अंदर ये तो फैक्ट वाली बातें थी, अब थोड़ी कॉन्सेप्ट वाली बातें, एक तो सॉइल को लेकर और एक क्लाइमेट को लेकर। सॉइल या मिट्टी को लेकर इन भौतिक प्रदेशों में देखें तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी है। हालांकि मिट्टी आपके टॉपिक अलग से दिया हुआ है, जहां राजस्थान में जितनी भी प्रकार की मिट्टी हो वो अपने को कंप्लीट पढ़नी है। लेकिन मेन इन चारों भौतिक प्रदेशों की मिट्टी मानी जाए तो इन 4 एरिया में कौन सी है, क्योंकि ये 4 एरिया तो कंप्लीटली राजस्थान है। तो अपना जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो तो राजस्थान में कितनी मिट्टी मानता है, 14 प्रकार की, और एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है वो मानता है 5। तो इसका मीनिंग वो तो अपन उस चैप्टर में पढ़ेंगे जहां सिर्फ सॉइल पढ़ेंगे। यहां मेजर पढ़ेंगे कि मेन ये पार्ट है इसमें मेन कौन सी सॉइल ली जाए। अरावली है तो उसमें मेन सॉइल कौन सी, तो यहां तो सिर्फ हम 4 की बात करेंगे जो इन फिजिकल डिवीजन से रिलेवेंट। तो ये जो फैक्ट आपके लिखे हुए थे उन फैक्ट में नेक्स्ट फैक्ट अपना किसको लेकर होगा, मिट्टी को लेकर। तो इन सॉइल के बारे में एक बार देख लीजिए कौन कौन सी मिट्टी कौन कौन से फिजिकल डिवीजन में है। जैसे राजस्थान के पश्चिमी भाग डेजर्ट या मरुस्थलीय भाग, इस मरुस्थलीय भाग में हिमालय से आने वाली जो नदी है सरस्वती नदी, इसने लंबे टाइम तक यहाँ सेडिमेंट या मिट्टी या कंकर पत्थर जमा किए। तो जब पार्टिकल्स हैं वो बहुत बारीक जमा किए जाते हैं तो इन पार्टिकल्स को कहा जाता है क्ले पार्टिकल्स। हिंदी में बोला जाता है चिका मिट्टी, जैसे तालाबों में होती है ना चिकनी मिट्टी, उसको कहते हैं क्ले, क्ले पार्टिकल्स या चिका। क्ले पार्टिकल्स से अगर थोड़ी सी मोटी हो तो उसको नाम दिया जाता है सिल्ट। सिल्ट कहते हैं गाद। जैसे अपनी नालियों में बहने वाली जो मिट्टी होती है पानी के साथ, कीचड़ या गाद, तो जो लंबे टाइम तक पानी के साथ बहती है तो वो टूट टूट के धीरे धीरे और बारीक होती है, लेकिन वो क्ले से थोड़ी मोटी होती है। सिल्ट से मोटी मिट्टी होती है वो होती है सैंड। सैंड को हिंदी में कहते हैं रेत। ये मिलती है अपने को पश्चिमी राजस्थान में डेजर्ट एरिया में, और उस सैंड से भी मोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको कहते हैं ग्रेवल। ग्रेवल का मीनिंग होता है बजरी, और बजरी के अंदर जो मोटे कंकर पत्थर आपको दिखाई देते हैं उनको बोला जाता है बोल्डर। बजरी जैसे निर्माण कार्य अपन घरों में काम में लेते हैं ना, तो उसको छान के काम में लेते हैं अपन, तो उसमें जो मोटे कंकर पत्थर पार्टिकल्स निकलते हैं तो मोटे कंकर पत्थर है वो बोल्डर। और बजरी का जो एक पार्टिकल या कण जिसको आप हाथ में लेके महसूस कर सकते हो कि बजरी का कण है, वो क्या है, ग्रेवल, वो बजरी है। और बजरी से बारीक पश्चिमी राजस्थान में आप जाओगे तो सैंड ड्यून या रेत के टीले आप देखोगे, तो रेत के टीले देखते हो वहां पे सैंड मिट्टी के, यानी बजरी से तो बारीक होगा लेकिन सिल्ट से बड़ा पार्टिकल होगा। तो पश्चिमी राजस्थान के रेत के टीलों में अपन कितनी भी देर वहां पे घूमे खेले और उसके बाद में कपड़ों को यूं झड़का लेंगे तो मिट्टी सारी साफ, कारण पार्टिकल्स मोटे हैं, कपड़ों से निकल जाते हैं। चिका या जो कले मिट्टी होती है, गलती से आप गांव के तालाब में खेलने के लिए चले गए तो टाइड से भी व्हाइट नहीं होगा फिर। तो मीनिंग ये है कि जो चिका वाले पार्टिकल्स हैं वो कपड़ों में अंदर तक बैठ जाते हैं, तो ये पार्टिकल्स काफी बारीक होते हैं। तो मरुस्थल में जो यहाँ पे जो पत्थर है वो इस सैंड के और कंटिन्यूस जमने के कारण, इसके लिथिफिकेशन के कारण, जमाव के कारण वहां पत्थर बना सैंड स्टोन। सैंड स्टोन यानी बलवा पत्थर।
और उस बलुआ पत्थर का टाइम के साथ इरोजन होने लग गया, अपरदन होने लग गया, या तो हवाओं के कारण या मुख्यतः टेम्परेचर के कारण। क्योंकि चट्टानों की कुछ प्रकृति पाई जाती है, टेम्परेचर अधिक होता है तो कुछ चट्टानों में ऐसे खनिज होते हैं कि चट्टानें फैलने लग जाती हैं, जैसे ठंड होती है वापस सिकुड़ती हैं, तो फैलने और सिकुड़ने से धीरे धीरे जो चट्टानें हैं वो अपरदित होना स्टार्ट हो जाती हैं, या उनका वेदरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, यानी अपक्षय और अपरदन। तो अपक्षय तो होता है चट्टानों का अपने स्थान पर डिसमेंटल या टूटना, और अपने स्थान से टूटने के बाद दूसरी जगह अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसका मीनिंग उसको कहा जाता है अपरदन। तो इसका मीनिंग है कि जो अपक्षय जो होता है वो एक स्टैटिक या स्थिर प्रक्रिया होती है, जबकि अपरदन जो होता है इरोजन वो होती है डायनेमिक, उसमें गति होती है। तो जो बलुआ पत्थर है वो टूटना स्टार्ट कर देता है, तो उससे जो मिट्टी बनती है उस मिट्टी को कहते हैं अपन बलुई मिट्टी, और इसके कण मोटे होते हैं कले और सिल्ट से, इस कारण इसको हम कहते हैं रेत। तो रेत को जनरली हम क्या बोल देते हैं, रेतीली। तो इंग्लिश में तो इसका जो सैंड स्टोन से बनी है उसको हम कहेंगे सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी। और हिंदी में इसके दो मीनिंग होते हैं कि सैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, बलुआ भी बोलते हैं। तो बलुआ पत्थर के टूटने से मिट्टी जो बनती है उसको बालू मिट्टी या बलुई मिट्टी, और उसके कण मोटे होते हैं इस कारण उसको रेत या रेतीली मिट्टी, जबकि इंग्लिश में मीनिंग रहता है सैंडी सॉइल। तो मरुस्थल में रेतीली मिट्टी पाई जाती है या बलुई मिट्टी, क्योंकि वो बलुआ पत्थर से बनती है। तो सैंड को हिंदी में, रेत को हिंदी में क्या बोलते हैं, बलुआ, इस कारण उसको बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी। इसके सामने क्या है, अरावली। अरावली अपने आप में क्या है, पर्वत है। तो पर्वत में पाई जाने वाली मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन या हिली सॉइल कहा जाता है। और पर्वतों पे आपको पता है कि जो मिट्टी होती है इरोजन के द्वारा यहाँ से चट्टान कट के और नीचे जमा होती है। यहाँ माउंटेन्स के ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ इनकी जो घाटियां होती हैं उस पर यहाँ मिट्टी जमा हुई है, ये जो खड़ा भाग है यहाँ आपको चट्टान दिखाई देगी। तो इसका मीनिंग है यहाँ तो मिट्टी की पूरी जो लेयर है वो देखने को नहीं मिलती। इस कारण पर्वतीय मिट्टी को हम कहते हैं अनकम्प्लीट फॉर्मेशन सॉइल, अधूरे निर्माण की मिट्टियां। और इन मिट्टियों के अंदर मुख्यतः वनस्पति का जो वनस्पति है वो ज्यादा ग्रो करती है। एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें हल नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि चट्टानी भाग है। तो इस पर्वतीय मिट्टी में ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगी, वेजिटेशन, वनस्पति। इस कारण इस मिट्टी को वन्य मिट्टी भी कहा जाता है, फॉरेस्ट सॉइल, क्योंकि इस पे फॉरेस्ट अधिक मिलेंगे, वन अधिक मिलेंगे। तो इस कारण पर्वतीय मिट्टियों को हिली सॉइल यानी पर्वतीय मिट्टियां या फॉरेस्ट सॉइल कहा जाता है। जैसे अरावली के ऊपर जो हरियाली दिखाई देती है वो क्या है, एग्रीकल्चर है या वन है, वेजिटेशन है, वो वनस्पति है। इस कारण उस मिट्टी को या तो पर्वतों पे है तो पर्वतीय मिट्टी, या उस पे वनस्पति अधिक होती है, इस कारण उसको वन्य मिट्टी। तो इसको कहा जाता है माउंटेन सॉइल या हिली सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। फिर है राजस्थान के मैदानी भाग। तो मैदानी भागों का अपने को पता है कि निर्माण है वो नदियों के द्वारा जमा किए गए। नदियों के अंदर क्या होता है, जल। उस जल से जो जमा किए गए सेडिमेंट है उससे हुआ है, और जल के द्वारा जो जमाव किया जाता है उसको हम कहते हैं जलोढ़, एलुवियल सॉइल, या जिसको जनरली हम कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। तो राजस्थान के मैदानी भागों का निर्माण है वो मुख्यतः जल के द्वारा यानी नदियों के जल से होता है, इस कारण उसको एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और नदियां अपने अंतिम भाग पर क्या बनाती हैं, डेल्टा। तो इस कारण इसको डेल्टाई सॉइल भी कहा जाता है। जब अपन मिट्टी पढ़ेंगे तो उसके जितने भी नाम है वो सब लिखेंगे, यहाँ सिर्फ जो प्रसिद्ध नाम है सिर्फ उसी को लिखना है, जैसे जलोढ़ या कछारी। इंग्लिश में दोनों का मीनिंग एक ही होता है, एलुवियल सॉइल। हाड़ौती का जो पठार है उसमें बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, और बेसाल्ट चट्टानों के इरोजन या उनके टूटने से जो मिट्टी बनती है वो काली, और काली मिट्टी में कॉटन या कपास ज्यादा उत्पादन होता है, इस कारण इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, और रंग के आधार पर इसको ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है। और एक महाराष्ट्र की और इसका एक रीजनल नाम और है, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर रे लगा दिया जाता है या अड़े, क्योंकि इंग्लिश में आर लिख दिया जाता है। अगर डी लिखा जाता तो हिंदी में रेगुड़ आता, तो कई जगह रेगुड़ या कई जगह रेगुर। तो ये रीजनल वर्ड होते हैं। जैसे लवणीय मिट्टी होती है ना, नमक जहां होता है, जैसे गुजरात के रण ऑफ कच्छ, वहां नमकीन मिट्टी या लवणीय मिट्टी पाई जाती है। अपने राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है उसमें भी नीचे की ओर जो चट्टाने हैं वो माइकासिस चट्टाने हैं, जिसके ऊपर लंबे टाइम तक हम सिंचाई करते हैं, तो धीरे धीरे वो सैलिनिटी ऊपर की ओर आती है, और हम कहते हैं अपने राजस्थान के अंदर लोकल में कि जमीन में खार आ गई। ये अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल शब्द है जो सुना हुआ रहता है अपना कि खार,
खार का मीनिंग होता है सैलिनिटी या नमक। तो जैसे अपन ने खार किसको बोला, सैलाइन या लवणीय मिट्टी को बोला, वो लोक शब्द है अपने यहाँ का। वैसे जो रेगुर शब्द है ये अपने राजस्थान में प्रचलित नहीं है। तो ये आजकल ज्योग्राफी में, वो रीजनल ज्योग्राफी में वहां लिखते होंगे महाराष्ट्र, और कोई राइटर अगर कोई नेशनल बुक लिखने लग जाए तो वो उस मिट्टी को अपने वाले को लिखना स्टार्ट कर देगा। जैसे अपने राजस्थान का कोई राइटर है, वो अगर नेशनल इंडियन ज्योग्राफी लिखे और उसकी बुक फेमस हो जाए तो वो क्या लिखेगा कि इस मिट्टी को लवणीय मिट्टी, इस मिट्टी को पंजाब हरियाणा में रेह या कलर, क्योंकि मिट्टी के ऊपर सफेद कलर आ जाता है, रंग आ जाता है वो व्हाइट, इस कारण वो कलर भी बोलते हैं। तो इस कारण इसको कलर सॉइल, रेह सॉइल, और राजस्थान में इसको जनरली लोकल में क्या बोलते हैं, खार, खार कहा जाता है। तो खार महाराष्ट्र में जाओगे तो प्रचलित नहीं है, वो पूछेंगे खार क्या है। तो वैसे रेगुर अपने नॉन टू शब्द नहीं है, लेकिन रेगुर किस मिट्टी के लिए है, ब्लैक सोइल के लिए, या कॉटन कपास अधिक होने के कारण इसको कपासी मिट्टी। अब जरूरी नहीं है कि जैसी मिट्टी हो वैसा उत्पादन अधिक हो वहां, क्योंकि अकेला उत्पादन है वो सिर्फ मिट्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, अदर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और वाटर अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। तो राजस्थान के अंदर कपास सबसे ज्यादा हाड़ौती में नहीं होता, गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है, सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ में होता है। तो इसका मीनिंग जरूरी नहीं है जहां मिट्टी हो वहां वो क्रॉप्स अधिक भी हो। जैसे अपने को लगता है कि काली और कपासी मिट्टी है वो ब्लैक सॉइल को कहा जाता है, हाड़ौती में अधिक है, तो इसको देखते हुए लगता है कि कपास इधर अधिक है। तो पॉसिबिलिटी या संभावना अधिक है, लेकिन क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है। तो इसकी कॉटन की सबसे फेवरेबल क्लाइमेट या अनुकूल जलवायु अपने हनुमानगढ़ की है, इस कारण अपने उत्पादन कपास का हनुमानगढ़ में होता है। जबकि अगर मिट्टी को देखा जाए तो मिट्टी काली कहाँ होती है, हाड़ौती के अंदर, क्योंकि जहां बेसाल्ट चट्टानें होती हैं उससे बनी होती है। तो राजस्थान के जितने भी भौतिक प्रदेश हैं इसमें मिट्टी, इसमें मरुस्थल में कैसी होगी, मोटे कण वाली मिट्टी, रेत, रेत यानी रेतीली, और हिंदी में सैंड को बोलते हैं बलवा, बलवा पत्थर। तो बलवा पत्थर के टूटने से बनी इसका बलुई मिट्टी या बालू मिट्टी। तो बालू मिट्टी या रेतीली मिट्टी कहाँ है, डेजर्ट में। पर्वतीय मिट्टी या वनीय मिट्टी, अरावली में। मैदानों का निर्माण नदी के जल से होता है, तो वहां जलोढ़ या कछारी, और लास्ट में हाड़ौती में काली मिट्टी या कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी। तो इनमें सोइल के नाम लिखिएगा। डेजर्ट है सैंडी सॉइल, रेतीली या बलुई मिट्टी। हाँ कर दो से। इसी में होगा ना। भाई दोनों एक जैसे ही हैं, उसमें मेरे को लग नहीं रहा था कोई फर्क है, था क्या? ये वाली ठीक है या पहले वाला? हाँ भाई पीछे वाले स्टूडेंट, सर हमारी शिकायतें नहीं है। वेरी गुड। इस साइड वाले में, इसमें लाइट है, लाइट तो सब में होगी, ग्रीन वाली में भी आ रही थी साइड। देखो अभी फिक्स आपसे 2 घंटे पहले मैं एक क्लास को पढ़ा के गया हूं ग्रीन वाली स्लाइड पे, उसमें भी जहां स्टूडेंट बैठे थे वहां आप बैठे हो, जहां मैं खड़ा हूं वहां मैं खड़ा था, जहां ये बोर्ड लगा हुआ है वहां बोर्ड था, और ये जो ग्रीन है वो ग्रीन था। ग्रीन कर देते हैं, ये वाला ही है। तो इसमें रेतीली है बलुई मिट्टी, अरावली क्या है, माउंटेन पर्वत है,
तो मिट्टी पर्वतीय और पर्वतीय मिट्टी में वन अधिक है तो वनीय मिट्टी। तो इसको कहा जाता है हिली ऑब्लिक फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट अधिक होने के कारण फॉरेस्ट सॉइल या हिली सॉइल या माउंटेन सॉइल भी लिख सकते हो। तो माउंटेन या हिली सॉइल मीनिंग एक ही है। आगे अपने टॉपिक ही है इंडिविजुअल अलग से, वहां सारी मिट्टी वापस रिपीट होंगी। मैदानी भाग जहां नदियों का जल होता है उस मिट्टी को जलोढ़ या कछारी। जो मिट्टी मुख्यतः अपन ने बाणगंगा के मैदान में और चंबल के मैदान में, चंबल में हालांकि 2 लिखी थी, हाड़ौती की ओर तो लिखी थी अपन ने ब्लैक सॉइल और मैदान की तरफ लिखी थी एलुवियल सॉइल। राजस्थान का मैदानी भाग हालांकि ये आगे आएंगे आपके पार्ट रिवर्स वाले, तो रिवर्स हुई नहीं आपके, तो रिवर्स में अपनी इन मिट्टियों को यूज करते हैं। आगे जो हाड़ौती वाला पार्ट है इस साइड में पाई जाने वाली मिट्टी को ब्लैक सॉइल और कॉटन सॉइल, काली या कपासी मिट्टी। तो मिट्टी का रंग काला होता है इस कारण इसको ब्लैक सॉइल, और कपास अधिक उत्पादित होता है इस कारण कॉटन सॉइल। और एक जो प्रचलित शब्द और भी आता है रेगुर मिट्टी। तो हम ब्लैक सॉइल जब पढ़ेंगे तो काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट लावे से होता है। लावा किससे निकलता है? ज्वालामुखी से। तो ये अपने आप में वोल्केनिक सॉइल भी है, ज्वालामुखी मिट्टी भी है। लावे से बनती है, बेसाल्ट लावे से, तो ये अपने आप में लावा सॉइल भी है। और इस मिट्टी में सूखने के बाद, क्योंकि काली मिट्टी में बारीक कण ज्यादा होते हैं, बारीक कणों को क्या बोलते हैं? क्ले पार्टिकल्स। तो जब बारीक कण सूखते हैं तो उसमें क्रैकिंग या दरारें आ जाती हैं, इस कारण इसको सेल्फ प्लाविंग सॉइल भी कहा जाता है, सतह जुताई वाली मिट्टी। जैसे कई बार अपने गांव में तालाबों को देखा होगा या शहरी क्षेत्रों में कभी किसी टैंक या तालाब को देखा है। जो नेचुरली टैंक या तालाब होते हैं तो उसमें सूखने के बाद जो नीचे का भाग होता है चिकनी मिट्टी वाला, सूखने के बाद में वो चिकनी मिट्टी उसमें क्रैकिंग आ जाती है, दरारें आ जाती हैं, तो अपने को यूं लगता है जैसे जमीन में बुआई या जुताई हुई है इसकी। तो काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है उसमें लंबी लंबी क्रैकिंग होने के कारण इसको सेल्फ प्लाइविंग सॉइल, सतह जुताई या बुआई वाली मिट्टी कहते हैं, कि खेत में जुताई हो चुकी है ऐसा लगता है। तो इसके नाम बहुत सारे हैं कि सतह जुताई वाली मिट्टी कौन सी है, वोल्केनो मिट्टी कौन सी है, लावा मिट्टी कौन सी है, रेगुर सॉइल कौन सी है। तो ये सब किसके लिए यूज होते हैं? ब्लैक सॉइल। तो यहाँ जो प्रचलित शब्द है वही लिख दो, ब्लैक सॉइल एंड कॉटन सॉइल। रेगुर वगैरह ये बाद में रिपीट हो जाएंगे, राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ये वापस इंडियन ज्योग्राफी में भी आएंगे, 3-3 बार रिपीट होने हैं। एक यहाँ पे भी लिखा है। लास्ट पॉइंट सॉइल के बाद में लिखिए क्लाइमेट या जलवायु। तो इनकी जनरल स्टडी लगभग इन 4-5 पॉइंट के बेस पे देखते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, मिट्टी के अकॉर्डिंग और जलवायु के आधार पर। क्लाइमेट में जनरली जो शब्द यूज हुए हैं वो इस प्रकार के हुए हैं, जिसमें वर्षा की मात्रा है वो आपको बढ़ती हुई प्रतीत होगी। जैसे पश्चिमी राजस्थान डेजर्ट एरिया है, राठी एरिया जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहां की जलवायु कैसी होती है? शुष्क जलवायु या एरिड टाइप क्लाइमेट। इसके सामने वाला जो एरिया है उसमें थोड़ी ठीक बारिश होती है, जैसे यहाँ 0 से 25 होती है, इसमें 25 से 50 होती है सेमी एरिड डेजर्ट में। इस क्लाइमेट को नाम दिया जाता है सेमी एरिड। सेमी एरिड का मीनिंग है अर्ध शुष्क। तो ये दोनों ही जलवायु, एरिड सेमी एरिड टाइप क्लाइमेट, ये दोनों ही कहां पर हैं? डेजर्ट में। डेजर्ट वाले एरिया के जस्ट सामने अरावली, अरावली के बाद में अपना राजस्थान का पूर्वी मैदान, और उसके बाद में ये वाला एक माही बेसिन को अलग लेते हैं, हाड़ौती वाली जलवायु में लेते हैं इसको। बाकी मैदानी भागों की जलवायु है वो एवरेज बारिश वाली होती है। यह राजस्थान में जितनी लगभग औसत वर्षा होती है वो मैदानी भागों में होती है, और औसत से ऊपर होती है अपने वागड़ में या राजस्थान के माही बेसिन में, दक्षिणी भाग में और हाड़ौती में। तो यहाँ एवरेज होती है, इसको बोला गया आदर, ह्यूमिड क्लाइमेट। एवरेज से कम अरावली में होती है, उसको बोला गया सब ह्यूमिड उपादर, और एवरेज से ऊपर इधर होती है, इसको बोला गया अति आदर। तो एवरेज से कम उपादर, एवरेज आदर, एवरेज से ऊपर अति आदर। तो लगभग देखा जाए तो तीनों में शब्द, एक शब्द जो लगभग तीनों में यूज हो रहा है
ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। यहां वर्षा थोड़ी कम है इसमें अरावली में, इसमें सब ह्यूमिड। उप आर्द्र यानी उपाद्र, इसमें एवरेज वर्षा हो रही है तो ये आर्द्र, इसमें एवरेज से ऊपर जाएगी तो वेरी ह्यूमिड या अति आर्द्र। तो इन शब्दों को अगर आप पश्चिमी राजस्थान से और हाड़ौती की ओर बोलोगे तो आपको लगभग पता लग जाएगा हम बढ़ती हुई वर्षा की ओर जा रहे हैं। और हाड़ौती से आप इस साइड में आओगे तो कंटिन्यूस ऐसे शब्द आएंगे जो कम वर्षा वाली फील आपको करवाएंगे, जैसे अति शुष्क, सॉरी अति आर्द्र, आर्द्र, उपाद्र, अर्ध शुष्क या शुष्क। और इधर से चलोगे तो एरिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड, ह्यूमिड एंड वेरी ह्यूमिड। तो राजस्थान के अंदर ये क्लाइमेट जोन कितने हैं? 5 फिजिकल डिवीजन। तो एक ऐसा फिजिकल डिवीजन है जिसमें 2 क्लाइमेट डेजर्ट में, एरिड, सेमी एरिड टाइप क्लाइमेट। तो आपने जो क्लाइमेट वाला जो पार्ट इसमें यानी सोइल के जस्ट नीचे लिखा है, उस क्लाइमेट में डेजर्ट में लिखेगा एरिड एंड सेमी एरिड टाइप क्लाइमेट, एरिड एंड सेमी एरिड, शुष्क एवं अर्ध शुष्क, एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट, शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु। बाकी आगे वाले 3 ह्यूमिड टाइप हैं, थोड़ी आर्द्र है लेकिन ये एवरेज में यही से थोड़ी कम है, तो आर्द्र से थोड़ी कम होगी तो सब ह्यूमिड, एवरेज है तो ह्यूमिड और एवरेज से ऊपर है तो वेरी ह्यूमिड अति आर्द्र। तो एवरेज से कम उपार्द्र अरावली में, आर्द्र मैदान में और हाड़ौती की तरफ अति आर्द्र। तो ये एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है आपके राजस्थान के फिजिकल डिवीजन, यानी जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं इसके बाद में एक टॉपिक आएगा आपके क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। तो उसमें ये जलवायु है, ये राजस्थान की एक पढ़ेंगे अपन राजस्थान में सामान्य जलवायु वर्गीकरण और एक पढ़ेंगे व्यक्तिगत वर्गीकरण। तो सामान्य वर्गीकरण में राजस्थान में क्लाइमेट जोन या वर्गीकरण जलवायु के कितने भागों में होंगे? 5। तो 5 भाग यही है। और भौतिक प्रदेश राजस्थान में कितने हैं? 4। तो ऊपर जो लिखे हैं अपन ने फिजिकल डिवीजन वो तो है 4, और इनके नीचे जो क्लाइमेट लिखे हैं ये 5 हैं, क्योंकि डेजर्ट में 2 क्लाइमेट लिखे हुए हैं। तो राजस्थान में क्लाइमेट जोन कितने हैं? तो आंसर है ये 5। और फिजिकल डिवीजन तो ऊपर जो नाम 4 आते हैं अपने, डेजर्ट, अरावली, मैदान एंड हाड़ौती। तो ये तो था इन भौतिक प्रदेशों की जनरल स्टडी, सामान्य जानकारी। अब इन भौतिक प्रदेशों को अपने को डिटेल में कवर करना है, तो डिटेल में अपन इनको 1 बाई 1 लेंगे। तो अब जो डिटेल्स में लिखेंगे उसमें अपने को ये जो फैक्ट वाली चीजें ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी अपनी कवर हो चुके हैं। जो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ये पूछते हैं ज्यादातर कि राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश, तो जनसंख्या वाले फैक्ट को अगर देखें तो ये सबसे छोटा यानी अरावली। राजस्थान में एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा है हाड़ौती। और पॉपुलेशन और एरिया दोनों ही सबसे ज्यादा कहां पर? डेजर्ट में, यानी 40% फैक्ट और किसी में भी नहीं है, और 61% एरिया किसी में भी नहीं है। तो राजस्थान में जनसंख्या और मुख्यतः एरिया को लेकर सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मरुस्थल। लेकिन आगे जब हम फिजिकल डिवीजन को पढ़ेंगे तो पूर्वी मैदानी भाग में जाके एक विशेषता लिखेंगे कि मैदानी भाग में जनसंख्या भले ही डेजर्ट की तुलना में कम होगी लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है। तो डेंसिटी आपको डायरेक्ट नहीं दिखती है, डेंसिटी जब दोनों को कंपैरिजन करते हैं तब दिखती है। तो कंपैरिजन के तौर पे जो एरिया है उसको एक बार के लिए कमरे मान लीजिएगा कि मरुस्थल में 61 कमरे हैं, लोग कितने हैं? कमरे खाली हैं। तो डेंसिटी या दबाव कम है एरिया पे। अरावली में 9 कमरे हैं, लोग हैं, समस्या है एक की। तो डेजर्ट से डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन भले ही कम हो लेकिन दबाव है एरिया पे जनसंख्या को लेकर। एरिया है 23%, 23 कमरे हैं, लोग हैं, गौर संकट। कमरे हैं 7 और लोग हैं 11। तो
तो ये राजस्थान में ज्यादा डेंसिटी वाला एरिया ये होता है, राजस्थान का पूर्वी भाग। और सामान्य जनसंख्या की प्रवृत्ति भी वही होती है कि जहां जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, उपजाऊ मैदानी भाग होते हैं। और उपजाऊ मिट्टियां मुख्यतः दो होती हैं, एक तो जलोढ़ और एक ब्लैक सोइल। एलुवियल सोइल और ब्लैक सोइल ये ज्यादा उपजाऊ मिट्टियां होती हैं। और ये मिट्टी जिन एरिया में होती है वहां पे पॉपुलेशन सेटलमेंट क्या होता है, जनसंख्या निवास है वो अधिक होता है, अपने एरिया की तुलना में अधिक होता है। यहाँ इस फैक्ट पे मत जाना, फैक्ट तो इसलिए कम आ रहा है क्योंकि एरिया छोटे हैं, क्योंकि ये एरिया केवल 7% है। तो सामान्य सी बात है, यहाँ संख्या क्या आएगी, संख्या कम है, 11% जनसंख्या है। अब ये एरिया बहुत बड़ा है, एरिया 61% है। अब 61% एरिया है, इसका मीनिंग है बहुत सारे जिले इसमें काउंट है। तो मीनिंग है 50% से भी ज्यादा राजस्थान है। तो काउंटिंग करोगे तब लोग तो ज्यादा चले जाएंगे, यहाँ जनसंख्या तो टोटल 40% आ जाएगी, लेकिन दबाव नहीं है एरिया पे, क्योंकि एरिया बड़ा है और उसकी तुलना में जनसंख्या की डेटा क्या है वहां छोटे। तो जहां जनसंख्या के डेटा एरिया से बड़े हों वहां डेंसिटी ज्यादा होता है, और जहां जनसंख्या के डेटा एरिया से छोटे होते हैं वहां डेंसिटी क्या होता है, कम। तो इसके बारे में पूर्वी मैदान में हम एक लाइन लिखेंगे कि पूर्वी मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। उसका कारण है वहां पाई जाने वाली उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़। क्योंकि पॉपुलेशन या सेटलमेंट हमेशा उस एरिया में अधिक होता है जहां उपजाऊ मैदान अधिक होते हैं। जैसे भारत में सबसे बड़े मैदान कहां पर है, यूपी के पास। यूपी के पास भारत का सबसे बड़ा मैदान है गंगेटिक प्लेन। तो इस कारण यूपी भारत में जनसंख्या में सबसे बड़ा है। भाई एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है भारत में, राजस्थान है, अपने से बड़ा कोई भी स्टेट नहीं है। लेकिन हम एरिया में ही बड़े हैं, जनसंख्या में नहीं। हमारी जो जनसंख्या है वो राजस्थान की 2011 में 6.85 करोड़ थी, यानी अप्रोक्सीमेट 7 करोड़। और उस समय यूपी था 19.98 करोड़, यानी लगभग 20 करोड़। 3 राजस्थान बैठे हैं वहां। और अब तो 10 साल और निकल गई, एक राजस्थान और बना दिया होगा उन्होंने। तो ऊपर जो हेडिंग आपने 4 भौतिक प्रदेशों की लिखी हुई थी, अब हेडिंग में उसमें से फर्स्ट लिखिए, मरुस्थल को डिटेल में डायरेक्शन वाइज पूरा लिखना, उसका नाम उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। जो डेजर्ट वाला है उसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखो। डेजर्ट राजस्थान के उत्तर और पश्चिम में है, इस कारण इसको लिखना उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, नदर्न वेस्टर्न डेजर्ट। इन 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले अपन ये वाला पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये भौतिक प्रदेश कौन सा है ये तो पता है ना, ये एरिया, ये मरुस्थल है, डेजर्ट एरिया है। और ये डेजर्ट राजस्थान के कौन से भाग में दिखाई दे रहा है, तो राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये डायरेक्शन राजस्थान के नॉर्थ है और ये वाली है पश्चिम, वेस्टर्न पार्ट। इस कारण इसको बोला गया है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। अब ये तो हमने इसका नाम लिख दिया, लेकिन ऑफिशियली नेम ये नहीं है। ऑफिशियली नेम है इसका थार मरुस्थल। भाई ये तो सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक विशेषता है कि डेजर्ट सूखा एरिया है। जैसे कि जनरली कई बार किसी के घर में बच्चे का जन्म होता है, तब ये तय होता है कि बच्चा हुआ है, फिर बाद में तय होता है कि जेंडर क्या है, फिर तय होता है कि इसका नाम क्या है। तो मीनिंग है कि अपने को ये तो पता है कि डेजर्ट है, फिर एक तय होता है कि किस भाग में है, तो फिर वो हमने हेडिंग में डाला है कि नॉर्थ वेस्ट। फिर कि इसका नाम क्या रखा, तो नाम रखा है अपन ने इसका थार डेजर्ट। तो अगर इसको डिफाइन करते हैं तो अपन सबसे पहले ये लिखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट ऑफ राजस्थान इज नोन एज थार डेजर्ट। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है। इंडियन ज्योग्राफी में जब लिखा जाता है तो वहां भारत का ये सबसे बड़ा मरुस्थल यही है इंडिया का। इस कारण वहां लिखा जाता है कि इंडिया का जो पश्चिमी मरुस्थल है उसको ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का महान मरुस्थल कहा जाता है। तो इंडिया के लिए अपने आप में बड़ा डेजर्ट है, इसका ये संज्ञा दी गई है, जबकि नाम ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया नहीं है,
नाम इसका क्या है, थर्ड डिजिट। तो कई एक आधे बार एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरीके से दिया गया है कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो एक तो राजस्थान का महान मरुस्थल यानी ग्रेट डेजर्ट ऑफ राजस्थान, या फिर दूसरा शब्द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, या फिर जो अपने नाम निकाल रखा है इसका थर्ड डेजर्ट, और एक लिखा जाता है नोटा के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कई बार अपने को लगता है कि यहाँ अगर उपरोक्त सभी आ जाता तो शायद उपरोक्त सभी हो जाता, फिर भी नहीं होता। मरुस्थल का ऑफिशियली नेम क्या है, थर्ड डेजर्ट। गवर्नमेंट ने अपनी बुक्स हैं जैसे इकोनॉमिक रिव्यू, उसमें भी लिख रखा है कि राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग जहां मरुस्थल है उसे थर्ड डेजर्ट कहा जाता है। ज्योग्राफी की बुक्स में भी यही डिफाइन किया हुआ है कि राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में मरुस्थल है जिसको थर्ड डेजर्ट। तो इसका मीनिंग अपने से अगर नाम पूछा है तो नाम इसमें हमेशा क्या रहेगा, थर्ड डेजर्ट। तो इसमें हेडिंग डाल के फर्स्ट लाइन में लिखिएगा राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को नदर्न वेस्टर्न डेजर्ट ऑफ राजस्थान is known as third desert, is known as थर्ड डेजर्ट। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को थार मरुस्थल कहा जाता है। तो इसको अपोस्ट्रोफ करके अंडरलाइन कर देना, नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट या नदर्न वेस्टर्न डेजर्ट ऑफ राजस्थान इज नोन एज थार डेजर्ट। अब इस डेजर्ट का निर्माण किस पर हुआ ये पहले लिखवाया था मैंने, टेथिस सागर पर। तो जिसे थार मरुस्थल कहा जाता है, जिसका निर्माण या इस मरुस्थल का निर्माण टेथिस सागर पर हुआ है। दिस डेजर्ट इज फॉर्म्ड ऑन टेथिस सी। दिस डेजर्ट इज formed on Tethys Sea. इस मरुस्थल का निर्माण टेथिस सागर पर हुआ है। तो ये तो है इसका जनरल सा पॉइंट कि ये जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है इसको क्या कहा जाता है, एक तो थार कहा जाता है और किसके ऊपर इसका निर्माण हुआ है, टेथिस सागर। तो टी वाले दो पॉइंट है कि इसको थार डेजर्ट कहा जाता है, निर्माण किस पर हुआ है, टेथिस सागर पर। फिर नेक्स्ट इसी मरुस्थल में एक हेडिंग है निर्माण काल, फॉर्मेशन पीरियड। तो आपकी जब फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करवाई जाएगी तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपके एक टॉपिक दिया हुआ है। वैसे तो 11th क्लास के बुक में फिजिकल ज्योग्राफी के आपके जो 4 या 5 टॉपिक दिए हुए हैं वो 11th क्लास के बुक में कंटिन्यूस दिए हुए हैं। उस बुक से एज इट इज उठा के आपके सिलेबस में ऐड किया गया है, जिसके अंदर एक तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, एक आपके दिया हुआ है जियोलॉजिकल टाइम स्केल जीटीएस। तो ये अपने ज्योग्राफी के अंदर जो टाइम पीरियड है उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे वर्तमान का जो युग है वो है क्वाटनरी एज, चतुर्थ युग है जिसमें एक पार्ट तो निकल चुका है प्लीस्टोसीन, और एक युग जो वर्तमान में चल रहा है होलोसीन। तो वर्तमान में वैसे भी होलोसीन है, यानी एक यंत्र अपने पास जिसपे हेलो भी पॉसिबल है, सीन भी पॉसिबल है। कहते हैं वीडियो कॉल करो ना। तो इसका मीनिंग है कि वर्तमान का ऐसा युग है जिसमें दोनों पार्ट पॉसिबल है। तो भूगोल ने ये काल है, ये टाइम पीरियड है, बड़े सोच समझ के रखे हैं। तो एक तो मरुस्थल का निर्माण है वो तीसरे काल में हुआ है, यानी ट्रसेरी एज में, ट्रसेरी काल में। और एक कुछ भाग है जो क्वाटनरी पार्ट में बना है, लेकिन क्वाटनरी में दो पार्ट है, एक प्लीस्टोसीन जो निकल चुका है, एक जो चल रहा है वो होलोसीन। तो जो निकल चुका है वहां तक डेजर्ट बना है। तो मेन डेजर्ट का निर्माण तो हुआ है तीसरे काल में, और जो बचा हुआ है वो क्वाटनरी के किस पार्ट तक बना है, क्वाटनरी के प्लीस्टोसीन। तो अगर ये दोनों ऑप्शन में अलग अलग दिए हुए हो तो आंसर क्या रहेगा, ट्रसेरी एज। और दोनों एक साथ दिए हुए हो तो दोनों का आंसर में लेना है। तो इसमें निर्माण काल में लिखो मरुस्थल का निर्माण, और फिर ये दोनों पार्ट कर दीजिए इसमें ट्रसेरी एंड प्लीस्टोसीन।
ट्रसेरी एज, और दूसरा है प्लेस्टोसीन एज, जिसमें स्टार्टिंग वाला जो लिखा आपने ट्रसेरी एज वाला उसको अंडरलाइन कर दीजिए या राइट टिक कर देना। ट्रसेरी एज यानी तृतीयक युग, जबकि सेकंड प्लेस्टोसीन किस में आता है, क्वाटरनरी एज में आता है, चौथे युग में आता है। तो प्लेस्टोसीन के आगे अगर ब्रैकेट में लिखना चाहें चतुर्थ युग या क्वाटरनरी एज तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन आंसर इसमें यही है। दोनों एक साथ दे दिए, दोनों को आंसर में लेना है और दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है। तो जिसको राइट टिक किया गया मेन पार्ट वो, यानी मुख्यतः मरुस्थल का निर्माण ट्रसेरी काल में हुआ है, जिस समय हिमालय का निर्माण भी हुआ है। तो आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो हिमालय का जो निर्माण काल है वो कौन सा टाइम पीरियड आएगा, ट्रसेरी एज आएगा। निर्माण के बाद में हर भौतिक प्रदेश का अपने राजस्थान की प्रेजेंट लोकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो उसका अपना एक विस्तार है। तो इस मरुस्थल का भी अपना एक विस्तार है। अब इसके विस्तार में कौन कौन से पार्ट को कवर करेंगे, तो एक तो फैक्चुअली अपना ज्योग्राफी के बुक्स में इसका एरिया दिया हुआ रहता है, वो एरिया दिया हुआ रहता है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। तो वो अगर हम देखें तो वो जो 61.11% है राजस्थान का, वो नहीं है, ये उससे कम है। तो इसका मीनिंग जब हम डेजर्ट का एरिया बताते हैं तो उसमें वेजिटेशनल एरिया को हटा दिया जाता है, यानी जो प्योर मरुस्थल है सिर्फ उसी को लिया जाता है, वनस्पति वाले एरिया को इग्नोर करते हैं। किसका? बच्चे का अपॉइंटमेंट ले रखा था डॉक्टर को दिखाना था उसको। उनको बोलो जो बच्चे का अपॉइंटमेंट ले रखा है 3 बजे का डॉक्टर 3:15 बजे बहुत हॉस्पिटल जाना, उनको बोलना है ना। हाँ जी, विस्तार में जैसे ये वाला भाग जो डेजर्ट है, तो विस्तार में एक तो इसका एरिया जब बताया जाता है परसेंटेज में हमारे सामने ऑप्शन रहते हैं तो सारे परसेंटेज वाले ही होंगे, तब तो आंसर अपना कितना रहेगा 61.11। जब फैक्चुअली अपने से एरिया दे के पूछा जाए तो एरिया 61% का मीनिंग होता है राजस्थान में लगभग 2 लाख से भी ऊपर एरिया, जबकि इसमें दिया हुआ है 1,75,000। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी अपनी जो बुक लिखती है वो वेजिटेशनल एरिया को हटा के फिर प्योर डेजर्ट जो मानती है वो मानती है लगभग 1,75,000। तो अपने को ये डेटा ही लिखना होता है, जिसमें 2 भाग होते हैं, एक तो एरिड होता है और एक सेम एरिड। तो एरिड वाला भाग हमारे ज्यादा बड़ा माना गया है। जो ये इधर वाला डेटा दिखाई दे रहा है 1 लाख, ये एरिड है, और आगे वाला जो डिजिट दिखाई दे रहा है 75,000, ये सेम एरिड। तो डेजर्ट का जो टोटल एरिया है वो 1 लाख और 75,000 है। 1 लाख एरिड डेजर्ट और 75,000 है वो सेम एरिड डेजर्ट। तो ये टोटल डेजर्ट एरिया। अब इस डेजर्ट की अगर लेंथ देखी जाए तो लेंथ वाला पार्ट होता है इधर गुजरात से लेकर और हरियाणा बॉर्डर तक, इसका मीनिंग है 640 किलोमीटर। और इस साइड में अरावली से लेकर और राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है ये इसकी होती है चौड़ाई। तो लेंथ तो है लगभग 650 किलोमीटर के आसपास, यानी 600 के आसपास मानिए। चौड़ाई है इसके लगभग आधी, तो फिक्स आधी तो होती है 320, राउंड फिगर में लेनी है 300 किलोमीटर। तो डेजर्ट की जो चौड़ाई है वो लगभग 300 किलोमीटर। और इसकी जो एवरेज हाइट है, तो हाइट होती है समुद्र तल से अबव सी लेवल, जिसमें चेन्नई के तट को हमारे यहाँ स्टैंडर्ड या मानक माना गया। तो उस तट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो समुद्र तल से कितने हाइट पे डेजर्ट है,
तो लगभग 200 से 300 मीटर के बीच में। एक एवरेज के तौर पे लिखें तो 250 मीटर लिख सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना होता है कि इसमें जो डेटा लिखा है मीटर में है। समुद्र तल से ऊंचाई लगभग एवरेज 250 मीटर की हाइट पर है डेजर्ट। कई जगह 200 भी मिलेगा, कई जगह अधिकतम 300 तक भी जाता है। एक एवरेज माने तो 250 तक। इसको गलती से किलोमीटर लिख दिया तो आप आयन मंडल में पहुंच जाओगे। आयन मंडल जहां अपने सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। तो मीनिंग है कि इतनी हाइट लिखने का मीनिंग है कि कोई डेजर्ट में जाए तो बाद में उसको कहे कि किलोमीटर में लिखा है, इसका मीनिंग फिर क्या है? डेजर्ट में जाते टाइम सैटेलाइट लेते हुए जाना। तो इसमें 3-4 फैक्ट हैं, वो इसमें यूज करने हैं। तो विस्तार में एक तो कवर करना है अपने को इसका एरिया डेजर्ट का। तो एरिया लिख दो, चाहे टोटल एरिया लिख दो, मीनिंग एक ही है। तो क्षेत्रफल अभी कितना बताया था डिजिट में? परसेंटेज में तो अपने को याद है 61%। संख्या के अकॉर्डिंग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। जबकि इसकी जो लेंथ है डेजर्ट की लंबाई है गुजरात से हरियाणा की तरफ 640 किलोमीटर। डेजर्ट की जो चौड़ाई वाला हिस्सा है वो लगभग लंबाई का आधा है, लेकिन राउंड फिगर में लेना है 300 किलोमीटर। फिक्स आधा नहीं कर देना, 320, 300 किलोमीटर। एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई है लगभग 200 से 300 मीटर, या एक डिजिट में लिखो तो 250 मीटर लिख दो चाहे। लेकिन ये ध्यान रखना स्टार्टिंग की 2 यूनिट लिखी है किलोमीटर है और लास्ट वाली है वो मीटर में। इसकी लेंथ लगभग 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई है लगभग इसकी आधी 300 किलोमीटर। एंड एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई है लगभग 200 से 300 मीटर, यानी लगभग 250 मीटर के आसपास। अब हिंदी ग्रंथ अकादमी में डेजर्ट में एक स्टेटमेंट, एक हाइट को लेके एक स्टेटमेंट, एक लाइन लिखी हुई है कि राजस्थान का मरुस्थल अधिकांशतः 370 मीटर से नीचे, और ज्यादातर बुक्स ये लिखते हैं कि मरुस्थल की औसत ऊंचाई है वो 200 से 300 मीटर है। तो इसका मीनिंग 200 से 300, 370 से तो नीचे ही है ना। अब एक व्यक्ति के पास 100 रुपए, मैं ये कहूं कि उसके पास 200 से कम है, और एक दूसरे व्यक्ति ने आके कहा कि इसके पास 500 से कम है, तो इसका मीनिंग उसके पास जो है उनसे बड़ी जो आप जो भी डिजिट यूज करोगे उससे वो उसके पास कम ही है। तो इसका मीनिंग राजस्थान का मरुस्थल है वो 370 से कम है। 350 से भी अगर लिखा जाए तो 350 से भी कम है। 500 मीटर से है तो 500 मीटर से भी कम है। तो ये डिजिट अगर ऐसा कई बार एग्जाम में आ जाए, इस 300 से ऊपर कोई भी डिजिट आ जाए कि उससे कम डिजिट है, तो वो हमेशा सही है। इससे अधिक ऊंचा बता दिया जाए तो स्टेटमेंट फिर गलत होंगे। जैसे 370 से अधिक मीटर या हाइट पर डेजर्ट है तो वो स्टेटमेंट गलत है, उससे अधिक हाइट पे नहीं है, उससे कम पे ही है। तो इससे अगर कोई भी डेटा अगर ऊपर करके और उसमें लिखा जाए कि उससे नीचे डेजर्ट है तो वो स्टेटमेंट सही रहेगा। कि 300 से नीचे डेजर्ट है, 370 से नीचे डेजर्ट है, तो वो स्टेटमेंट हमेशा ठीक रहेगा। तो उसमें ये नहीं लेना है कि उसने हमें या सर ने हमें वो कॉपी में नहीं लिखा है ये डेटा कि 370 से नीचे है, तो 370 से ऊपर है या कम है? कम है तो ये लिखवाया हुआ है। तो एग्जाम में यहाँ के क्या आपको हर एक फैक्ट के बारे में बता रहे थे, तो इसका इस तरीके से लिखवाया है। एग्जाम में डिटेल आप लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे? टोटल एरिया ऑफ डेजर्ट इज 1,75,000 वर्ग किलोमीटर एंड टोटल लेंथ 640 एंड ब्रीथ ऑफ डेजर्ट 300 एंड एवरेज हाइट ऑफ डेजर्ट 200 to 300 मीटर्स।
तो इनको एक लैंग्वेज में लिखना है पूरा कि मरुस्थल का क्षेत्रफल ये है, जबकि लंबाई, चौड़ाई एवं औसत ऊंचाई, तो इनको एक या दो लाइन में लैंग्वेज में आएगा उस तरीके से लिख देना। फिर विस्तार के बाद में स्लोप ऑफ डेजर्ट, ये अपने को प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग याद होना चाहिए, मेंस में लिखने की आवश्यकता नहीं है। मरुस्थल का ढाल, जहां भी थ्योरी में आपको ये लाइन लिखवाई जाए ना, ओनली आर एस प्रीलिम्स, इसका मीनिंग उसको मेंस में यूज नहीं करना है। तो ये प्रीलिम्स के लाई की लाइन है कि इसमें अगर अपने को फैक्चुअली ये पूछ लिया जाए कि मरुस्थल का ढाल बताइए, तो किसी एरिया का ढाल कैसे पता लगता है भाई? आपके घर में ढाल किधर है कैसे पता लगेगा? 2 पानी की बाल्टी भरो, फर्श पे डालो, पता लग जाएगा जिधर पानी निकल रहा है उधर ढाल है। तो डेजर्ट एरिया में ड्रेनेज सिस्टम या नदियां किस ओर बहती हैं, इसका मीनिंग उस साइड में स्लोप या ढाल उसी साइड में। तो ड्रेनेज सिस्टम को देख के पता लगता है ढाल किस ओर है। तो अगर डेजर्ट की हम मेन या बड़ी नदियां देखें, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है उसमें एक तो मध्य अरावली से निकलती है नाग पहाड़ियों से डेजर्ट होते हुए गुजरात की ओर निकलने वाली प्रमुख नदी है लूनी, एक तो डेजर्ट की सबसे लंबी नदी है। एक इधर हिमालय से डेजर्ट होते हुए पाकिस्तान की ओर जाने वाली घग्गर। तो ये 2 प्रमुख बड़ी नदियां, इनको लेते हुए अगर आप देखें तो इनमें से चाहे कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि डेजर्ट की सबसे लंबी नदी लूनी है तो उसी को एग्जाम्पल के तौर पे अरावली से निकल गया इधर गुजरात की तरफ। तो इस ड्रेनेज सिस्टम को लेके और फिर इसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो। लूनी को डिवाइड करोगे तो लूनी का ये नॉर्थ पार्ट, ये इसका ईस्टर्न पार्ट, ये इसका साउथ और वेस्ट। तो मरुस्थल का जो ढाल आता है वो नॉर्थ ईस्ट टू, यानी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। मरुस्थल का ढाल उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की तरफ है। तो इसमें मरुस्थल का जो ढाल है उसमें पहले तो लैंग्वेज में लिख दो, स्लोप ऑफ डेजर्ट इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, अंडरलाइन करके लिख दीजिएगा, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। फिर उसके बाद में ये वाला जो डायग्राम है ये बना दीजिए और उस पर यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिखना चाहें तो लूनी लिख दीजिए। क्योंकि अपने डेजर्ट की सबसे लंबी नदी जिस ओर जा रही है, इसका मीनिंग ड्रेनेज सिस्टम उसी साइड में है ज्यादा। चाहे लिखना चाहो तो इसको घग्गर लिख दो। तो मीनिंग अपने समझ में आना चाहिए कि ढाल इस ओर क्यों बताया है, क्योंकि अपना ड्रेनेज सिस्टम इस ओर ज्यादा जाता है। जैसे राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है उसका स्लोप अपोजिट होता है, डेजर्ट के अपोजिट है। जैसे राजस्थान के इस साइड में पूर्वी भाग में खमनौर की पहाड़ियां आती हैं, यहां से बनास निकल के सवाई माधोपुर में जाके चंबल में मिलती है। इस साइड से चंबल उसके पानी को लेके यमुना में जाती है। इस साइड वाली जो नदियां हैं या ड्रेनेज सिस्टम है इस ओर चल रहा है यमुना की तरफ। तो इनको अगर आप डिवाइड करोगे तो स्लोप आएगा फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, यानी डेजर्ट वाले के अपोजिट आ रही नदियां इस साइड में यमुना की तरफ जा रही है। अरावली माउंटेन का स्लोप किस साइड में होगा? अरावली का ढाल भाई अरावली के पहाड़ी के किस भाग में बारिश होगी उस पर डिपेंड होगा। अगर ऊपर होगी तो ढाल चारों तरफ है। फिर भी समझ में नहीं आई तो 2 मग पानी के भर के सर में डालना। ढाल किस ओर था? चारों तरफ। सर में पानी डालते हैं वो चारों तरफ निकलता है। तो सेम वैसे ही अरावली अपने आप में एक माउंटेन है और माउंटेन के ऊपर अगर बारिश होगी तो ड्रेनेज सिस्टम चारों तरफ एक्टिव होगा। अगर माउंटेन के किसी एक फेस पे बारिश हो रही है तो ड्रेनेज सिस्टम उस साइड में एक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल अरावली के दक्षिणी भाग में इधर बारिश होती है, पदराना पहाड़ियों पे उदयपुर में, तो ड्रेनेज सिस्टम इधर एक्टिवेट होता है साबरमती। अरावली के पश्चिमी भाग में मध्य अरावली में अजमेर या पाली के आसपास बारिश होती है तो लूनी ड्रेनेज सिस्टम यानी अरावली के पश्चिम में एक्टिव होता है।
अरावली के उत्तरी भाग यहाँ सीकर में खंडेला की पहाड़ियों के पास में बारिश होती है तो ड्रेनेज सिस्टम इधर एक्टिव होता है, उत्तर की तरफ कांतली, हालांकि वो एक छोटा ही पार्ट है। जयपुर के इस साइड में बैराट की पहाड़ियों पे वर्षा होती है तो ड्रेनेज सिस्टम इसके पूर्व में एक्टिव होता है, बाणगंगा रिवर। तो अरावली में स्लोप या ढाल आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। जैसे साउथ वाले फेस पे बारिश हो रही है तो बारिश जिस साइड में पर्वत के टकरा के बारिश हुई, ड्रेनेज सिस्टम उधर ही एक्टिव हो जाएगा। माउंटेन के ऊपर अगर बारिश हो रही है तो जिस साइड में माउंटेन्स की जो चोटी है उसमें स्लोप चारों ओर ही होता है तो पानी चारों तरफ ही निकलता है। तो अरावली में कभी स्लोप या ढाल नहीं पूछा जाता, माउंटेन्स में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि माउंटेन्स में हर तरफ ढाल होते हैं। अब इस ढाल के बाद मैंने लगभग जिन 2-3 फैक्ट को अपन ने कवर किया है, तो स्टार्टिंग में तो डेजर्ट का इंट्रोडक्शन करवाया अपन ने कि जो डेजर्ट या मरुस्थल है वो क्या है, थार मरुस्थल है और उसका निर्माण किस पर हुआ है, टेथिस सागर। इंट्रोडक्शन के बाद में अपन ने उसका टाइम पीरियड बताया कि कब बना, ये मुख्यतः ट्रसरी काल में। निर्माण के बाद में उसके विस्तार को बताया कि ये लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि लगभग 640 किलोमीटर लेंथ में, 300 किलोमीटर की चौड़ाई में, और एक एवरेज हाइट है लगभग 250 मीटर या 200 से 300 मीटर के बीच में। और फिर उसके स्लोप और विस्तार के बाद में ढाल, और ढाल के बाद में अपन बात करेंगे डेजर्ट का, जो सबसे अधिक डिटेल वाला पार्ट है, यानी स्टडी ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल के अध्ययन के बारे में, जिसमें मरुस्थल के 2 भाग करेंगे, एक तो एरिड डेजर्ट और एक सेम एरिड डेजर्ट। तो अब हेडिंग डालिएगा स्टडी या स्टडी ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल का अध्ययन। तो यहां इसके डिवीजन करेंगे, बाकी इतनी देर जो चल रहा था वो भी स्टडी ऑफ डेजर्ट ही था। ये मरुस्थल का अध्ययन लिखवाया था, इतनी देर क्या करवा रहे थे, वो भी मरुस्थल का अध्ययन ही था। तो अब ये पॉइंट है जहां इसको हम क्लासिफाइड करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। तो इसमें अध्ययन या स्टडी वाले पार्ट में लिखो, अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। According to study point of view, desert is divided into 2 parts. अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है या बांटा गया है। ये जो फैक्ट है इसको अंडरलाइन कर दीजिए, 2 भाग। अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, डेजर्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उसके बाद में मरुस्थल लिख के उसके 2 भाग कौन से हैं, तो एक तरफ तो लिख दीजिएगा एरिड डेजर्ट, एक तरफ एरिड डेजर्ट और दूसरी तरफ है सेमी एरिड डेजर्ट, शुष्क मरुस्थल एवं अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब अगर आपको ध्यान हो तो शुष्क मरुस्थल को अपने एक नाम दिया था राठी रीजन, और एक डेफिनेशन लिखी थी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को राठी रीजन कहा जाता है। तो ये वाला भाग है राठी रीजन है, राठी प्रदेश। ये मुख्यतः राजस्थान का पश्चिमी भाग है, ये वाला भाग जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वाला पार्ट। अब यहाँ इस साइड में राठी एरिया के बीच में और अरावली के बीच में जो एरिया बचा हुआ ये सेमी एरिड डेजर्ट है। अरावली के जस्ट पश्चिम का भाग है और एरिड डेजर्ट का जस्ट ईस्ट का पार्ट। शुष्क मरुस्थल का तो पूर्वी भाग है और अरावली का पश्चिमी भाग। और अब अगर आपको ध्यान है कि अरावली का पश्चिमी भाग जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसको बांगड़ कहा जाता है। तो इसका मीनिंग ये एरिया दूसरा नाम क्या है, बांगड़ रीजन। वागड़ तो होता है राजस्थान के दक्षिण में, ये वह वाला नहीं हो के बै वाला है।
इसका मीनिंग यह है कि एग्जामिनर एरिड डेजर्ट को इस नाम से भी पूछ सकता है, राठी रीजन, और जबकि सेमी एरिड डेजर्ट को इस नाम से भी पूछा जा सकता है, बांगड़ रीजन, बांगड़ प्रदेश। जो मेन डिफरेंस है, एक तो जो नाम को देखते ही समझ में आ रहा है, एरिड यानी बारिश कम है इसमें, तो एक तो जो है रेनफॉल को लेके, वर्षा की मात्रा को लेके 0 से 25 सेंटीमीटर, सामने वाले में डबल लिखनी है 25 से 50। तो इधर रेनफॉल 25 to 50 सेंटीमीटर। एक दूसरा जो डिफरेंस है वो एरिया को लेकर, तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि डेजर्ट 1,75,000, तो 1,75,000, तो एरिया में ये 1,00,000 वर्ग किलोमीटर, 1,00,000 में 0 काउंट कर लेना, कई बार 10,000 लगा के घूमते हो फिर कि लिखवाया इतना ही था, अपने वाले में तो 1,00,000 आ रहा है ना। आगे सामने वाले में बचा हुआ लिख दो 75,000। टोटल डेजर्ट अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था 1,75,000, तो इसका मीनिंग इसको 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर में लिखा, तो बचा हुआ 75,000 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। तो ये तो है इसके जनरल से पॉइंट है कि ये इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग रेनफॉल स्केल से लिया जाता है कि लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल रीजन इज नोन एज राठी रीजन और एरिड डेजर्ट। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले एरिया को शुष्क मरुस्थलीय राठी प्रदेश कहा जाता है, जबकि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय डेफिनेशन इससे डबल बोली जाएगी रेनफॉल में कि 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य स्थित भौतिक प्रदेश, यानी ए फिजिकल डिवीजन विच इज लोकेटेड बिटवीन या लाइज बिटवीन 25 और 50 सेंटीमीटर रेनफॉल, या लोकेटेड बिटवीन एरिड डेजर्ट एंड अरावली रीजन। तो डेफिनेशन यहां जो अधिकतम वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर इस लाइन पे, और यहाँ अरावली की औसत वर्षा जो मानी जाती है वो मानी जाती है 50 सेंटीमीटर। तो या तो ये वाला 25 सेंटीमीटर ये किसको इंडिकेट कर रहा है, एरिड डेजर्ट, और ये 50 किसको इंडिकेट कर रहा है, अरावली को। 50 सेंटीमीटर किस पर है, अरावली पर। तो डेफिनेशन हो सकता है कि आप इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिख दो वर्षा के, या ये पॉइंट जहां जिन फिजिकल डिवीजन में उनके अकॉर्डिंग लिख दीजिए। क्या बात है, चलवा दो। तो ये 25 सेंटीमीटर या शुष्क मरुस्थल एवं 50 सेंटीमीटर एवं अरावली, मीनिंग इसको अरावली भी लिख सकते हैं। तो शुष्क मरुस्थल और अरावली के मध्य स्थित भौतिक प्रदेश को क्या कहा जाता है, सेमी एरिड डेजर्ट। तो अपन ने यहाँ रेनफॉल वाला यूज किया है, 25 सेंटीमीटर से और 50 सेंटीमीटर के बीच का भौतिक प्रदेश क्या है, सेमी एरिड डेजर्ट। अब इनमें 1 बाय 1 पार्ट है, उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। तो पहला पार्ट रहेगा अपना डेजर्ट के अंदर एरिड डेजर्ट। एरिड डेजर्ट यानी राठी रीजन, ये फर्स्ट हेडिंग में लीजिएगा। तो ये जो दो भाग के हैं इसमें फर्स्ट कवर करेंगे अपन एरिड डेजर्ट वाले पार्ट को। या राठी प्रदेश को। तो राठी प्रदेश में जो डेफिनेशन लिखी थी वो एज इट इज लिखेगा। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल रीजन, लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल रीजन इज नोन एज एरिड डेजर्ट और राठी रीजन। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को या क्षेत्र को शुष्क मरुस्थलीय राठी प्रदेश कहा जाता है। तो इसका मीनिंग की वर्ड यह है 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा, या 25 सेंटीमीटर से कम कहां तक हो सकती है, 0 हो सकती है, माइनस में तो होगी नहीं। तो चाहे तो लिख दो 0 से 25 या 25 से कम। तो
25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को या भौतिक प्रदेश को शुष्क मरुस्थलीय राठी प्रदेश कहा जाता है। तो यहां अभी ऊपर इंडिकेट किया था वो शॉर्ट में क्या था, सिर्फ 0 से 25 के बीच में। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को एरिड डेजर्ट और राठी रीजन कहा जाता है। अब ये जो एरिड डेजर्ट है इसको पुनः अध्ययन की दृष्टि से, यानी इसमें वापस इसका स्टडी करते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप डेजर्ट एरिया में अरावली के पश्चिम में जाते हैं तो अपने को पता है कि पश्चिम में 2 कंडीशन है। एक में जहां वर्षा बहुत कम है वो तो है एरिड डेजर्ट वाला पार्ट, जो बड़ा हिस्सा है। सामने वाला है ये सेमी एरिड डेजर्ट। जैसे भाग जो ड्रॉ किया है ये तो किस में आएगा, सेमी एरिड अर्ध शुष्क। और अपन जिस भाग का अध्ययन कर रहे हैं वो ये वाला पार्ट है एरिड। तो एरिड वाला जो भाग है, शुष्क वाला जो भाग है, उसमें अध्ययन अपन सिर्फ पहले इसी भाग का कर रहे हैं। तो अपने को ये पता है इसमें एक तो वर्षा कम है, 25 सेंटीमीटर से कम है, और एक इसमें जब अपन जाते हैं एरिड एरिया में, तो एरिड एरिया में जैसे ही हम जाके अध्ययन करेंगे, जैसे ही आपको ये नाम बोला गया कि एरिड डेजर्ट में जाते हैं, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर्स बनना स्टार्ट हो जाती है कि एरिड डेजर्ट में जाएंगे तो हमें सैंड ड्यून देखने को मिलेंगे, वहां रेत के टीले देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप एरिड डेजर्ट में पहुंचे तो क्या आपको हर जगह सैंड ड्यून देखने को मिलेंगे? तो पॉसिबल ही नहीं है। चाहे कितनी भी ग्रीनरी वाला एरिया हो, वहां हर पॉइंट पे ग्रीनरी हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? उनके अंदर भी बीच में गैप मिलेंगे आपको थोड़े बहुत। तो इसका मीनिंग है एरिड डेजर्ट में आप देखने के लिए जाओगे तो उस एरिया में ड्यून्स हैं, अधिकांश एरिया पे मिलेंगे। तो जिस एरिया में मिलेंगे उस एरिया को तो हम क्या बोलेंगे, विद सैंड ड्यून रीजन, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। लेकिन कुछ एरिया ऐसा भी है जहां रेत के टीले नहीं है, उसको बोलेंगे विदाउट सैंड ड्यून रीजन, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो इसमें जो रेत के टीले उनको लेके इसके 2 भाग बनाए जाते हैं। एक में जहां रेत के टीले आपको दिखाई देंगे उसको बालू का स्तूप है, युक्त प्रदेश बोला जाएगा, और जहां रेत के टीले नहीं दिखाई देंगे उसको बालू का स्तूप है मुक्त, यानी विद सैंड ड्यून रीजन और एक विदाउट सैंड ड्यून रीजन। तो इसका मीनिंग है शुष्क मरुस्थल का जब अध्ययन करते हैं तो उसको पुनः कितने भागों में बांटते हैं, 2। एक तो रेत के टीले वाला भाग और एक बिना रेत के टीले वाला भाग। जहां रेत के टीले हैं वो तो कहलाएगा विद सैंड ड्यून, और जहां नहीं है वो विदाउट सैंड ड्यून। तो वहां रेत के टीले क्यों है, तो ये तो लगभग जनरली अपने को पता रहता है, क्योंकि उस क्षेत्र में हवाएं चलती होंगी। हालांकि हवा बोलना वैसे ज्योग्राफिकल टर्म्स में ठीक नहीं है, इसको विंड्स बोलना ठीक है, क्योंकि एयर या हवा होती है ये जनरेट की जा सकती है, कृत्रिम होती है, जबकि नेचुरली फ्लो होता है। जैसे पेट्रोल पंप पे जाके आप गाड़ी में क्या डलवाते हो, पवन डलवाते हो या हवा डलवाते हो? तो इसका मीनिंग कृत्रिम। भाई पेट्रोल पंप के ऊपर ये भी एयर वाले भी तो होते हैं ना। हाँ, और पेट्रोल पंप नाम होता है, बाकी तो चीजें और भी होती हैं, डीजल भी होता है, पानी भी होता है, वॉशरूम भी होता है, ऑफिस भी होता है। तो मीनिंग ये है कि जैसे अभी आपने फैन चलवाया तो इस फैन से पवन आएगी या हवा आएगी? हवा आती है, तो ये जनरेट की जा सकती है। जैसे मैं मुंह से फूंक मारूं, ये क्या है? हवा है, पवन नहीं है। पवन होता है टेम्परेचर और एयर प्रेशर के कारण जो विंड फ्लो होता है वो होता है पवन। तो मीनिंग जब मरुस्थलीय क्षेत्र में जब पवन चलती है तो उनके साथ मिट्टी उड़ती है, इनके साथ क्या होती है? सॉइल। और जब पवन की स्पीड कम हो जाती है तो ये जो मिट्टी जो इसके साथ हवा के साथ उड़ रही थी धीरे धीरे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। इस चीज को आप महसूस कर सकते हो गर्मियों में आने वाली आंधियों से। जैसे आंधी आती है तो तेज स्पीड में हवा आती है अपने साथ मिट्टी को लेकर, लेकिन जैसे ही आंधी की स्पीड कम होती है तो धीरे धीरे वो मिट्टी अपने घरों के टकरा के और अपने घरों में बालू का टीले बनने स्टार्ट होते हैं। जैसे जैसे वो पवन घंटे 2 घंटे जो भी आंधी चलेगी उसके कुछ देर बाद में अपनी फर्श के ऊपर धीरे धीरे अपने मिट्टी जमी हुई दिखाई देगी। तो इसका मीनिंग है वैसा अपने हजारों लाखों वर्षों से डेजर्ट में हो रहा है। तो वहां वो जो ड्यून्स है, रेत के टीले हैं, वो थोड़े बड़े आकार में होंगे।
तो इसका मीनिंग जब रेत का टीला बनता है यानी विदाउट सैंड ड्यून, सॉरी विद सैंड ड्यून एरिया है, तो वो विद सैंड ड्यून क्यों है? क्योंकि वहां विंड्स के द्वारा मिट्टी का डिपोजिशन हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है। तो वहां उस सॉइल का कंटिन्यूस क्या होती है? सॉइल वहां डिपॉजिट होती है, निक्षेपित होती है। निक्षेपण का मीनिंग क्या होता है? जमाव। तो मिट्टी के जमाव के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनते हैं, इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है सैंड ड्यून। तो इसका मीनिंग जो विद सैंड ड्यून एरिया, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, उसका मीनिंग क्या समझ में आ गया? उसका मीनिंग होता है कि जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है, जमाव किया जाता है, तो बनने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? सैंड ड्यून कहेंगे। व्हेन द विंड्स डिपॉजिट ऑफ सॉइल देन फॉर्म्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज सैंड ड्यून। तो इसमें पवन की कौन सी क्रिया? तो पवन कई एक्शन करती है, कई क्रियाएं करती है। जैसे एक तो मिट्टी को काटती है, तो वो होता है इरोजन प्रोसेस। फिर अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग वो मिट्टी को उठाती है, वो होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन। जैसे आंधी में आप मिट्टी उड़ती हुई देखते हो, तो वो उसका परिवहन है उसका, यानी विंड से वो सोइल को उसका ट्रांसपोर्ट कर रही है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। और फिर जैसे ही पवन की स्पीड कम होती है, तो वो मिट्टी जमना स्टार्ट होती है। तो इसका मीनिंग है पवन मिट्टी को दूसरी जगह ले जाके जमा भी करती है। तो इसका एक तो होता है इरोजन प्रोसेस, कटाव, अपर्दन, एक होता है परिवहन, और एक होता है डिपोजिशनल, यानी उसका निक्षेपण या जमाव। तो पवन की कौन सी क्रिया से रेत का टीला बना है? डिपोजिशन के कारण, निक्षेपण के कारण। तो ये कई बार अपने को काम ही पूछते हैं कि पवन की किस प्रक्रिया के द्वारा किया, किस एक्शन के द्वारा ड्यून्स बनते हैं? तो उसके निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा। तो जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण होता है, तो बालू का स्तूप बनता है। तो इसमें जो एक एरिया अपन ने बताया कि एरिड डेजर्ट में, शुष्क मरुस्थल में, एक आपको कंडीशन विद सैंड ड्यून। तो विद सैंड ड्यून कैसे बना समझ में आ गया? पवन के द्वारा मिट्टी के निक्षेपण से। तीन शब्द है, विंड्स है, सॉइल है और डिपोजिशन है। तो जब पवन के द्वारा सॉइल का डिपोजिशन होता है, तो बनने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? विद सैंड ड्यून। तो जहां बालू का स्तूप नहीं है, विदाउट सैंड ड्यून, ये क्यों नहीं है? तो क्या आपको लगता है कि उस एरिया में हवा, पवन नहीं होगी? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई शुष्क एरिया में एक जगह पवन हो और दूसरी जगह नहीं हो। तो ये तो तय है, पवन तो वहां पे भी है। तो जरूर उस एरिया में मिट्टी नहीं है, मिट्टी की जगह वहां रॉकी डेजर्ट है, यानी वहां मरुस्थल किस प्रकार का है? वहां पथरीला मरुस्थल है, और पथरीला मरुस्थल है, पत्थर में हवा के साथ, पवन के साथ उड़ के नहीं जा सकता। भाई हो सकता है कि छोटे कंकर पत्थरों तो लुढ़क सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसा धारावाहिक में दिखाई देता है कि हवा में पत्थर उड़ता हुआ जा रहा है। तो इसका मीनिंग उड़ नहीं सकता, तो डिपोजिशन भी नहीं होगा। तो जब पथरीला एरिया, तो निक्षेपण नहीं हो पाएगा, और निक्षेपण नहीं होगा तो ड्यून्स नहीं बनेंगे। तो इसका मीनिंग जिस एरिया में जो रेत के टीले नहीं बनते, उसका कारण क्या है? उस एरिया में रॉकी डेजर्ट होता है। और रॉकी डेजर्ट के लिए ज्योग्राफी में एक टर्म्स यूज होती है, हमादा। कौन सी मादा? हमादा। हमादा रॉकी डेजर्ट को कहा जाता है। तो ये वाला जो एरिया है कि बालू का स्तूप मुक्त है, तो बालू का स्तूप मुक्त का कारण क्या है? हमादा एरिया, यानी रॉकी डेजर्ट। पथरीला मरुस्थल है, इसका यहाँ रेत के टीले नहीं पाए जाते। तो राजस्थान का जो शुष्क मरुस्थल है, वो कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। ऐसे ही सेमी एरिड, जिसका अध्ययन करेंगे तो उसके 4 भाग हैं। तो कुछ चीजें हैं जो एरिड से सेमी एरिड में डबल है। एरिड में वर्षा 0 से 25, सेमी एरिड में 25 से 50। एरिड डेजर्ट को पुनः कितने भागों में? 2 भागों में, विद सैंड ड्यून और विदाउट सैंड ड्यून। और सेमी एरिड को 4 भागों में। उधर जो 4 भाग होंगे, वो एक तो होगा लूनी बेसिन, नदी के नाम से, एक घग्गर बेसिन, अगेन नदी के नाम से, 2 एरिया के नाम से, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी अपलैंड, और शेखावाटी इनलैंड, तोरावाटी वाला एरिया, क्योंकि वहां अंतःप्रवाही नदी है, इसका इनलैंड बोला जाता है कांतली वाले एरिया को। तो इसका मीनिंग 2 तो जगह के नाम से शेखावाटी और नागौर, 2 नदियों के नाम से लूनी और घग्गर। तो इसका मीनिंग है एरिड डेजर्ट के कितने भाग हैं? और सेमी एरिड के? एरिड में वर्षा 0 से 25 और सेमी एरिड में 25 से 50। तो इसका वर्षा का डेफिनेशन तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें स्टडी वाला और लिखिए, अध्ययन वाला, यानी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। इसी एरिड डेजर्ट में वापस से स्टडी अध्ययन लिखो, और इसमें लिखना है शुष्क मरुस्थल को
अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में बांटा जाता है। पुनः क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक डिवीजन तो इनका हो चुका ऑलरेडी, एरिड और सेमी एरिड। अध्ययन की दृष्टि से शुष्क मरुस्थल को पुनः दो भागों में बांटा जाता है अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू arid desert again divides into two parts. Arid desert, according to a study point of view, arid desert again divides into two parts. अध्ययन की दृष्टि से शुष्क मरुस्थल को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। जिसमें एक तो जहां रेत के टीले नहीं पाए जाते, पहले उसी को ही कवर करेंगे अपन। विदाउट सैंड ड्यून रीजन, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। दूसरा इसके अपोजिट होगा, तो एक को मुक्त बोला है तो दूसरे को युक्त, यानी एक विदाउट है तो दूसरा विद सैंड ड्यून। तो एरिड डेजर्ट के जो दो भाग हैं उसमें एक तो है बालू का स्तूप मुक्त विदाउट सैंड ड्यून रीजन, और जहां रेत के टीले हैं वो विद सैंड ड्यून। सिर्फ एक शब्द का फर्क है दोनों में, विद और विदाउट, युक्त और मुक्त। युक्त यानी जहां पे है और मुक्त यानी जहां पे नहीं। अब ये अपन जिस पॉइंट को अध्ययन कर रहे हैं वो एरिड डेजर्ट है, और अपना स्टडी पॉइंट हमेशा जो भी होता है वो अपने आप में 100% होता है। जब अगर आप डेजर्ट की स्टडी कर रहे हो तो डेजर्ट आपके लिए 100% है, जितना भी है वो। अब आप अरावली का अध्ययन कर रहे हो तो इसका मीनिंग वो माउंटेन है, वो अपने लिए माउंटेन के तौर पे 100% है, लेकिन वो राजस्थान के अकॉर्डिंग 9%। तो सेम वैसा ही है कि आप एरिड डेजर्ट की ओर गए हो तो आपका जो स्टडी पॉइंट है वो एरिड डेजर्ट है, वो अपने आप में 100% है, और उस 100% के दो भाग हैं, एक विदाउट सैंड ड्यून और एक विद सैंड ड्यून। तो इसका मीनिंग इसमें अगर आपको एक बता दिया जाए कि एक कितना परसेंट है तो बचा हुआ दूसरा बता दोगे आप। तो ये दोनों मिलके एरिड के 100% है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि राजस्थान में रेत के एरिड डेजर्ट में रेत के टीले ज्यादा हैं, वो वाली कंडीशन ज्यादा है या फिर ये वाली? तो आपने अभी तक सुना क्या है आज तक राजस्थान में कि पश्चिमी राजस्थान में जाओगे तो पत्थर ज्यादा मिलेगा, रेत के टीले? तो जनरली अपना सुना हुआ यह है कि ड्यून्स अधिक है वहां। तो ड्यून्स इसलिए अधिक सुना हुआ है क्योंकि वहां वास्तव में है। वहां पत्थर अगर अधिक होता तो अपने को यही सुनने में आता कि कोई रेत के टीले नहीं है, जाओगे तो पत्थर ही पत्थर है। तो मीनिंग अपने ड्यून्स अधिक सुना हुआ है, तो ये वाला एरिया वास्तव में अधिक है, जो कि एरिड डेजर्ट का लगभग 58% पार्ट। तो ये वाला हिस्सा है एरिड डेजर्ट में 58.5%। तो बाकी कितना बचा? 41.5। तो वो हिस्सा ये 41.5। तो यहां से कई बार ये फैक्चुअली क्वेश्चन पूछते हैं कि राजस्थान के एरिड डेजर्ट में बालू का स्तूप मुक्त एरिया कितना परसेंट है? लगभग 40% के आसपास, यानी 41.5। और एरिड डेजर्ट का कितना भाग जो ड्यून्स के साथ है यानी बालू का स्तूप युक्त है? तो अप्रोक्सीमेट 60%, 60% के आसपास है, 58.5%। तो इनमें से कोई भी एक फैक्ट या डेटा रट लीजिए, बचा हुआ दूसरा है। तो ये इनके नीचे परसेंटेज और लिख दीजिएगा कि जो एरिड डेजर्ट अगर 100% है तो उसका एक हिस्सा ये है और दूसरा वो है, और विद सैंड ड्यून या रेत के टीले वाला ज्यादा है। यानी जो भी फैक्ट आपको याद है उसमें रेत के टीले की तरफ बड़ा फैक्ट लिखना है, 58.5। तो विदाउट सैंड ड्यून की ओर छोटा लिखना है 41.5। अब ये वाला हेडिंग में लीजिए अलग से बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश विदाउट सैंड ड्यून रीजन।
बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश इसमें लिखिएगा। यहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। हालांकि मुक्त लिखा उसका मीनिंग यही है, लेकिन फिर भी लिखो वापस। सैंड ड्यून्स आर नॉट फाउंड हियर, सैंड ड्यून्स आर नॉट फाउंड हियर या इन दिस रीजन। यहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। सैंड ड्यून्स आर नॉट फाउंड हियर या इन दिस फिजिकल डिवीजन या इन दिस रीजन। यहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते क्योंकि यहां पथरीला मरुस्थल पाया जाता है। बिकॉज रॉकी डेजर्ट इज फाउंड हियर। सैंड ड्यून्स आर नॉट फाउंड हियर बिकॉज रॉकी डेजर्ट इज फाउंड हियर। रेत के टीले नहीं है क्योंकि यहाँ पत्थर वाला मरुस्थल है, नहीं पथरीला मरुस्थल पाया जाता है। तो बालू का स्तूप नहीं है, तो इसमें नहीं को अंडरलाइन कर दीजिए। और उसका कारण क्या है? रॉकी डेजर्ट, बिकॉज रॉकी डेजर्ट इज फाउंड हियर, क्योंकि यहाँ पथरीला मरुस्थल पाया जाता है जिसे हमादा कहा जाता है, विच इज नोन एज हमादा। इट्स कॉल्ड एज हमादा। जिसे हमादा कहा जाता है। एग्जाम में आपसे जो पूछा जाएगा वो यहां से पूछा जाएगा, वहां से नहीं पूछा जाएगा बालू का स्तूप मुक्त। और सीधा सा बताई दिया कि रेत के टीले नहीं है। मुक्त का लगभग बताइए विदाउट सैंड ड्यून, तो उसके ऊपर तो आप इजीली लिख दोगे। आपको ये टर्म्स दिया जाएगा हमादा। अब इस हमादा पे 15 वर्ड लिखने, तो हमादा का सीधा मीनिंग क्या होता है? तो यहां से लिखना है फिर कि रॉकी डेजर्ट इज नोन एज हमादा, सैंड ड्यून्स आर नॉट फाउंड इन दिस रीजन, के इस क्षेत्र में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। फिर इसको उल्टा लिखना होता है। अभी हम बता रहे हैं रेत के टीले नहीं है, तो पहले वही बताएंगे कि यहाँ रेत के टीले नहीं है, बालू का स्तूप नहीं है, कारण यहाँ पत्थर वाला मरुस्थल है। और इस टर्म्स को ज्योग्राफिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं? हमादा। अब ये एरिया राजस्थान में कहाँ पे है? तो ये कुछ जिले हैं, जैसे एक तो बड़ा जिला जैसलमेर है, उसके कुछ एरिया में फैला हुआ है। लेकिन राजस्थान में जितने एरिया में भी हमादा है उसमें सबसे ज्यादा जैसलमेर में ही है। फिर कुछ भाग है बाड़मेर, कुछ भाग है इसका जोधपुर की तरफ। जोधपुर का तो हालांकि वो हिसाब क्या अलग अलग हो गया फलौदी के नाम से। एक बाड़मेर का एरिया है, उसमें कुछ भाग ऐसे हैं। और एक जैसलमेर का अधिकांश भाग है जहां पे हमादा है। अधिकांश यानी हमादा जितना भी है वो ज्यादातर जैसलमेर में ही है। तो इसमें मेन एरिया कौन कौन से हैं? तो इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखो हमादा का विस्तार। हमादा नहीं, वही है एक्सटेंशन ऑफ विदाउट सैंड ड्यून रीजन। तो हमादा के विस्तार में एक तो लिखना आपको सर्वाधिक जैसलमेर। जैसलमेर में कुछ स्थान है, जैसे कि एक तो हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें लोदरवा क्षेत्र के बारे में सुनोगे आप। वहां की राजकुमारी मोमल के बारे में। एक राजस्थान ज्योग्राफी हम आगे पढ़ेंगे तो नेचुरल गैस का उत्पादन है रामगढ़। एक न्यूक्लियर टेस्ट जहां इंडिया में हुआ है वो स्थान पोखरण। तो ये कुछ एक साइट है जैसलमेर के जो हमादा के लिए फेमस है, लोदरवा, पोखरण एंड रामगढ़। इन तीनों स्थानों के नाम लिख दीजिए, ये थोड़े फेमस हैं। और भी बहुत सारी जगह हैं वहां जो हमादा है, लेकिन ज्योग्राफी में ये ज्यादा जिनको फेम अधिक मिली है। एक नेक्स्ट है फलौदी। फलौदी ये ब्रैकेट में लिख दो जोधपुर। तो पहले तो जोधपुर के रूप में था ये एरिया, अब अपने आप में इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट है। एंड इसी के आगे लिख दो एंड बाड़मेर। तो इसका मीनिंग जो ये एरिड डेजर्ट है, शुष्क मरुस्थल है, इसमें एक ये ट्रायंगल एरिया होता है जिसमें अधिकांश एरिया जैसलमेर की तरफ फैला हुआ है। बाकी कुछ एरिया इस साइड में फलौदी और कुछ एरिया इस साइड में बाड़मेर। ये हमादा रीजन है। लेकिन बाकी जो बच गया वो बचा हुआ एरिया वो लगभग पूरा ही क्या सैंड ड्यून है।
तो सैंड ड्यून एरिया विद सैंड ड्यून एरिया तो बड़ा है और विदाउट सैंड ड्यून यानी हमादा वाला एरिया कम है। अब यहाँ जो हमादा जितने भी एरिया में फैला हुआ है, जिन भी जिलों में, उनमें सबसे ज्यादा किस में फैला हुआ है? जैसलमेर में। लेकिन जैसलमेर बहुत बड़ा जिला है। बाकी जो बचा हुआ जैसलमेर है उसमें जो नंबर ऑफ ड्यून्स की बात की जाएगी, रेत के टीलों की बात की जाएगी, तो वो भी सबसे ज्यादा जैसलमेर में ही है। तो कई बार अपने को लगता है कि दोनों जैसलमेर में कैसे पॉसिबल है, तो दोनों पॉसिबल है क्योंकि जैसलमेर बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो उसके एक हिस्से में तो इतना बड़ा हमादा है जितना दूसरे जिलों में कहीं पे भी नहीं, और फिर बचे हुए जैसलमेर में ड्यून्स इतने हैं कि अदर डिस्ट्रिक्ट में उतने ड्यून्स कहीं पे भी नहीं। तो ये सेम वैसी बात है जैसे जयपुर जिला है। 2011 की जनसंख्या के रिकॉर्ड में जयपुर में जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। अब हर जिले के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है उसका सिटी एरिया, अर्बन एरिया, और एक होता है रूरल एरिया। एक तो उसका शहरी क्षेत्र और एक उसका ग्रामीण एरिया। तो जयपुर का जो एक एरिया जयपुर सिटी, तो जयपुर सिटी में जितनी पॉपुलेशन है उतनी राजस्थान की किसी भी सिटी में उतनी जनसंख्या नहीं है। लगभग जयपुर शहर के अंदर 30 लाख से अधिक जनसंख्या है। तो 30 लाख तो दूसरे जिलों की टोटल जनसंख्या नहीं है, कुछ एक जिलों को छोड़ दिया जाए तो 3-4 जिलों में है, 30 से ऊपर भी है। फिर जयपुर का जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र, तो जयपुर रूरल या जयपुर ग्रामीण में जितनी संख्या है उतनी भी दूसरे जिलों के गांवों में नहीं है। तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में? जयपुर। और राजस्थान के जिस जिले की सिटी या शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा है वो किस में? जयपुर में। तो कईयों को लगता है कि दोनों जयपुर में कैसे हो सकती है? शहर वाली शहर में रहती है, गांव वाली गांव में रहती है। भाई शहरी जनसंख्या कहाँ रहेगी? शहर में। और गांव वाली तो हमादा के एरिया में रहेगा, रेत के टीले में रहेंगे। तो मीनिंग है कि जैसलमेर में दोनों ही कंडीशन अधिक पॉसिबल है। जिस एरिया में हमादा है वहां ड्यून्स नहीं है और बचे हुए एरिया में ड्यून्स ही ड्यून्स है। तो राजस्थान में मैक्सिमम हमादा किस एरिया में? जैसलमेर। और मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्यून्स कहां पर? जैसलमेर के। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं कि दोनों ही एक जगह कैसे बताए। तो सेम लोकेशन पे नहीं है, जहां हमादा है वहां ड्यून्स नहीं है, लेकिन बाकी बचा हुआ एरिया वो इतना बड़ा है कि वहां ड्यून्स ही ड्यून्स देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान में बालू के स्तूपों की संख्या जैसलमेर में ज्यादा है और हमादा का एरिया भी राजस्थान में, क्योंकि जैसलमेर राजस्थान का बहुत बड़ा जिला है। अकेला जैसलमेर आपके हाड़ौती से भी बड़ा है। अकेले जैसलमेर राजस्थान के टोटल एरिया का लगभग 11% एरिया है जैसलमेर, और हाड़ौती टोटल आपके 6.89%, लगभग 7%। तो राजस्थान में एक पूरा भौतिक प्रदेश कह सकते हैं जैसलमेर को, यानी हाड़ौती से भी बड़ा है अकेला जिला। तो ये वाला भाग समझ में आ गया, बालू का स्तूप मुक्त। तो इसमें यही बताना है कि क्यों नहीं है रेत के टीले। तो एक तो ये बता दिया रेत के टीले नहीं है क्योंकि यहाँ पत्थर वाला मरुस्थल है जिसको, और फिर उसके मेन जो एरिया वो बता दिए। तो यहाँ जो हमादा शब्द आपने लिखा है उसको अंडरलाइन कर दीजिए। फिर दूसरा जो पार्ट है इसका एरिड डेजर्ट का, हेडिंग डालिए बालू का स्तूप युक्त प्रदेश विद सैंड ड्यून रीजन। यहां बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब बालू का स्तूप युक्त है तो इसका मीनिंग, एक तो ये जो बालू का स्तूप है वहां नहीं था तो वहां तो मीनिंग भी नहीं देखा हमने बालू का स्तूप क्या है। लेकिन अगर यहाँ पे बालू का स्तूप है तो सबसे पहला मीनिंग था कि बालू का स्तूप है क्या, कि रेत के टीले क्या होते हैं। तो अभी मैंने आपको टर्म्स बताई थी 3, विंड्स हो, सॉइल हो और उसका डिपोजिशन हो, तो बनने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप, सैंड ड्यून कहा जाता है। तो एक तो इसमें इसका मीनिंग देखना है अपने को, यानी जो सैंड ड्यून है इसका अर्थ क्या होता है। फिर ये राजस्थान में मैक्सिमम या सर्वाधिक कहां पर है, यानी मोस्टली फाउंड जैसलमेर। किस जिले में अधिक है? जैसलमेर में। और फिर जिन जिलों में ये बनते हैं तो इसका माने इनके कुछ प्रकार भी बनते होंगे। जैसे जैसे मिट्टी जमा होती है तो इनके जो कुछ शेप या आकृति होती है उसके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं।
जैसे कोई बरखान है, कोई पैराबोलिक है, कोई सिर्फ सैंड ड्यून है, कोई लॉन्गिट्यूडनल है, कोई ट्रांसवर्स है यानी अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। तो ऐसे कई प्रकार के बालू का स्तूप, कोई फिक्स नहीं होता कि 5 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, फैक्ट यूज नहीं होते, क्योंकि टाइम टू टाइम इसमें नए नए बालू का स्तूप जुड़ते जाते हैं। तो ड्यून से इनकी काउंटिंग धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो फिक्स काउंटिंग इसमें यूज नहीं होती। जैसे राजस्थान में हम कहते हैं राजस्थान के जिले 50 हैं, तो फिक्स काउंटिंग है। भारत में 28 राज्य हैं, वो फिक्स काउंटिंग है, ड्यून्स में ऐसा यूज नहीं करेंगे। तो इसका मीनिंग जो मेन टाइप्स ऑफ ड्यून्स हैं केवल उनको कवर किया जाता है। तो लास्ट में इसमें कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स को, बालू का स्तूपों के प्रकार, जो राजस्थान में जिनको अधिक फेम मिली हुई है, जो लगभग 7-8 प्रकार है, उनको हम डिफाइन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला तो जो मीनिंग या अर्थ है, तो मीनिंग या अर्थ में पहले तो अपने को ये शॉर्ट में बताना है कि इसमें ड्यून्स बनने के लिए क्या चाहिए। एक तो विंड्स, फिर विंड्स के साथ क्या होनी चाहिए, सोइल होनी चाहिए। उस सोइल का क्या होना चाहिए, डिपॉजिट होनी चाहिए, वो निक्षेपित होनी चाहिए, ये उसका निक्षेपण होना चाहिए। निक्षेपण का मीनिंग क्या होता है, जमाव। और निक्षेपण के बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको कहेंगे ड्यून्स, सैंड ड्यून। वो होगा बालू का स्तूप। तो एक तो अपने को ये शॉर्ट में इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दो। फिर इसी लाइन को ही अपने को डिफाइन करना है कि जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण होता है तो बनने वाली स्थलाकृति को बालू का स्तूप कहा जाता है। तो ये 3 कीवर्ड लिख के इक्वल टू सैंड ड्यून, फिर डेफिनेशन के रूप में लिखिए इसको। ये हालांकि ब्रैकेट में कर लेना, एग्जाम में इस तरीके को नहीं अपनाना है। ये सिर्फ आपको कीवर्ड, आपको ध्यान रहे कि कौन कौन से कीवर्ड लिखना जरूरी है। तो एक तो डेफिनेशन में विंड्स का आना जरूरी है, एक सोइल का आना जरूरी है, और एक डिपोजिशन या जो डिपॉजिट वर्ड है वो आना जरूरी है। तो विंड, सोइल, डिपॉजिट इक्वल टू सैंड ड्यून। तो डेफिनेशन लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे ड्यून्स का, तो क्या लिखेंगे, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण होता है, निक्षेपण यानी जमाव होता है। ज्योग्राफिकल टर्म्स में जनरली निक्षेपण यूज करते हैं अपन। निक्षेपण या जमाव होता है तो निर्मित संरचना को या स्थलाकृति को, तो निर्मित संरचना ओब्लिक स्थलाकृति को बालू का स्तूप कहा जाता है। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण या जमाव होता है, when the winds deposit of soil then formed structure, when the winds deposit of soil then formed structure is known as sand dune. When the winds deposit of soil then formed structure is known as sand dune. Then formed structure is known as sand dune. जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण होता है तो निर्मित संरचना को या स्थलाकृति को बालू का स्तूप कहा जाता है। तो इसमें जो डेफिनेशन में 3 कीवर्ड आ रहे हैं, पवन, मिट्टी, निक्षेपण, इनको अंडरलाइन कर दीजिए। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण या जमा होता है तो निर्मित संरचना को बालू का स्तूप कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं। In Rajasthan state, mostly sand dunes are found in जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं, जबकि सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। While all type sand dune are found in जोधपुर, जबकि सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। दोनों शब्दों में क्या फर्क है?
एक में नंबर ऑफ ड्यून्स की बात है और एक में टाइप्स ऑफ ड्यून्स की बात है। तो राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में, जबकि सभी प्रकार के बालू का स्तूप यानी ऑल टाइप्स के एग्जाम्पल हैं वो जोधपुर की ओर। तो इसका मीनिंग एक में संख्या की बात हो रही है, ज्यादा कहां पर है, जैसलमेर में, और सारे प्रकार कहां देखने को मिलेंगे, जोधपुर। तो इन राजस्थान स्टेट मोस्टली ड्यून्स आर फाउंड इन जैसलमेर while all types sand dune are found in जोधपुर। जबकि सारे प्रकार, तो दो शब्द हैं उनको अंडरलाइन कर दो, सर्वाधिक और सभी प्रकार। तो सर्वाधिक का आंसर तो वही है जो हमादा का एरिया था जैसलमेर, और ऑल टाइप का एग्जाम्पल रहेगा, सभी प्रकार के एग्जाम्पल किधर हैं, जोधपुर। अब वो टाइप्स हैं वो कौन कौन से राजस्थान में, तो अब हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स, बालू का स्तूप के प्रकार। अब सैंड ड्यून्स के जो टाइप्स हैं उसमें सबसे फेमस टाइप या सबसे प्रमुख है बरखान। जो टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून है उसमें फर्स्ट हेडिंग डालिएगा बरखान। देखो जब विंड्स या जो पवन आती है तो इस विंड्स के साथ जब ड्यून्स बनेगा तो जरूरी क्या है, विंड्स के साथ क्या होना जरूरी है, सोइल या मिट्टी, और इस मिट्टी का डिपॉजिट होना भी जरूरी है। तो जब मिट्टी का जो जमाव है वो क्रिस्शियन शेप में होता है, अर्धचंद्राकार आकृति में होता है, तो इस क्रिस्शियन शेप या अर्धचंद्राकार आकृति वाले रेत के टीले को हम कहते हैं बरखान। आपको ध्यान होगा कि स्कूल में आप इस तरीके से ये डी यूज किया करते थे, चांदा, चांदे को काट के यूं आधा कर लें तो आधा चांदा नहीं, अर्धचंद्राकार, आधा चांदा। तो जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार आकृति में होता है तो उसको बरखान कहा जाता है। जैसे ये विंड से पवन और इसमें सोइल या मिट्टी, इसके सामने एक अवरोध आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये माउंटेन मान लो, चाहे कोई वेजिटेशनल एरिया, या तो वनस्पति या पर्वत। जैसे मैं विंड डायरेक्शन में हूं, सामने वाली जो दीवार है वो मेरे राइट एंगल पर है, समकोण पर है, यानी विंड डायरेक्शन और दीवार है वो एक दूसरे के समकोण पर है। भाई इसी डायरेक्शन में अगर दीवार होती तो वो पैरेलल होती। तो जब विंड्स के सामने कोई बैरियर आ जाए राइट एंगल पर, समकोण पर, तो राइट एंगल पर अगर बैरियर आया, समकोण पर अगर बालू का अवरोध आया है, तो इसका मीनिंग वो विंड्स यहाँ आके टकराएगी, और जो ड्यून्स है वो विंड डायरेक्शन में बनेंगे या इस अवरोध के पास में बनेंगे, अवरोध के यहां मिट्टी जमा हो रही है तो ड्यून्स ऐसे बनेंगे, यानी विंड डायरेक्शन के राइट एंगल पर बनेंगे ड्यून्स। तो समकोण पर बालू का स्तूप बनते हैं तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ। और जैसे विंड डायरेक्शन जिस साइड में है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तब उसमें मिट्टी बहुत अधिक रहेगी, लेकिन समय के साथ साथ विंड की स्पीड कम होती है। जैसे हम देखते हैं गर्मियों में बहुत तेज आंधी आती है, तो एक समय तेज होती है बाद में धीरे हो जाती है। तो जब स्पीड तेज थी तब तो मिट्टी ज्यादा थी, लेकिन जैसे स्पीड कम हो रही है तो वो स्पीड कम होने के कारण मिट्टी को उतना लेके नहीं उड़ सकती, धीरे धीरे वो मिट्टी को अपनी डायरेक्शन में डिपॉजिट करना स्टार्ट करेगी। तो जब विंड्स के द्वारा मिट्टी का डिपोजिशन अपनी ही डायरेक्शन में होता है तो इसका मीनिंग मिट्टी का जमाव अपनी दिशा में होना, यानी समानांतर पैरेलल डिपोजिशन हो रहे, तो उसको नाम दिया जाता है लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ये इनके लिए एक शब्द और भी यूज होता है, रेखिक बालू का स्तूप, लीनियर सैंड ड्यून, यानी जिस लाइन में विंड से उसी लाइन में ड्यून्स बनेंगे, एक लाइन सीधी रेखा में बनते हैं, इसका इनको रेखिक या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तो सब के अंदर एक चीज सिमिलर है, पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण सब में हो रहा है, तो ड्यून्स बनेगा ही तब जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण
जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति में होता है तो बरखान। पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण जब समकोण या राइट एंगल पर होता है तो अनुप्रस्थ। पवन के द्वारा जब मिट्टी का निक्षेपण समानांतर होता है तो, मीनिंग है लगभग सबकी लैंग्वेज लगभग सेम रहती है, सिर्फ एक टर्म्स है जो चेंज होती है। अगर मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार हो गया तो बरखान हो गया, मिट्टी का जमाव अगर राइट एंगल पर हो गया तो अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स, मिट्टी का जमाव अगर पैरेलल हो रहा है तो इसका मीनिंग है लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर सैंड ड्यून। तो इसका मीनिंग उस कीवर्ड को याद रखना है जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है। पवन के समानांतर रेत का टीला बन रहा है तो अनुदैर्ध्य, पवन के समकोण या राइट एंगल पर बन रहा है तो ट्रांसवर्स, पवन से अगर अर्धचंद्राकार आकृति बन रही है तो इसका मीनिंग बरखान। ये जो बरखान बालू का स्तूप है कई बार इसके अपोजिट बनता है। अपोजिट का मीनिंग है जिस डायरेक्शन से विंड आती है उसी साइड में इसकी फेस या भुजाएं होती है, जबकि बरखान में जिस साइड में विंड्स आती है उसी डायरेक्शन में भुजा होती है, इस साइड में विंड डायरेक्शन में होती है और इसमें विंड डायरेक्शन के अपोजिट। तो ये जो बरखान के विपरीत आपको दिखाई दे रहा है बालू का स्तूप, ये है पैराबोलिक। इसकी तुलना, इसका जो कर्व होता है बरखान जितना मुड़ा हुआ नहीं होता, इसमें सिंपल बेंड होता है, हल्का सा मुड़ाव होता है। इसकी तुलना हेयर पिन से की जाती है। महिलाओं के बालों की क्लिप जो लगाई सर में लगा चटपट, टिक टेक बोलते हो क्या, टिक टेक। तो ये जो चटपट वाली हेयर पिन है ये पैराबोलिक। तो इसका मीनिंग, ये मेरी तरफ से नहीं है हेयर पिन, ये ज्योग्राफी में बताया गया है कि हेयर पिन वाले बालू का स्तूप या अपोजिट टू बरखान इज नोन एज पैराबोलिक। बरखान के विपरीत या महिलाओं के बालों की क्लिप जैसे बालू का स्तूपों को पैराबोलिक कहा जाता है। वापस ये बरखान, बरखान में कई बार विंड डायरेक्शन में थोड़ा चेंज होता है, जैसे ये हो गया। तो फिर बरखान की दोनों भुजाओं का निर्माण एक साथ नहीं होके एक भुजा का निर्माण रुक जाता है, जबकि एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है और ये जो सिंग जैसे आकृति दिखाई देती है इसको कहते हैं सिफ। तो सिफ सैंड ड्यून बनने के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है। एक तो बरखान के फॉर्मेशन के दौरान यानी निर्माण के दौरान विंड डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन, जब ये बनेगा तो इसमें केवल एक भुजा आगे की ओर बढ़ेगी। तो बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है, चेंज इन विंड डायरेक्शन, देन वन आर्म ऑफ बरखान गेट एक्सटेंड, तब बरखान की केवल एक भुजा आगे की ओर बढ़ेगी जिसको सिफ कहा जाएगा। तो दो चेंज हुए, एक तो बरखान की दोनों भुजाएं नहीं बनी और एक विंड डायरेक्शन चेंज हुई। तो बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होगा, फर्स्ट चेंज, तो बरखान की केवल एक भुजा आगे की ओर बढ़ती है, देन वन आर्म ऑफ बरखान गेट एक्सटेंड, देन फॉर्म्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज सिफ सैंड ड्यून। तो बनने वाले बालू का टीले को सिफ बालू का स्तूप कहा जाएगा। डायग्राम देखो और पहचानो। अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स, जब पवन की दिशा के समकोण बालू का स्तूप बनता है तो अनुप्रस्थ, और जब पवन की दिशा के समकोण पर बनता है तो, और लगाने से चेंज नहीं होगा। पवन की दिशा के समकोण पर बनता है तो अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स, और जब पवन की दिशा के समकोण पर बनता है तो अनुप्रस्थ, और पवन की दिशा के समकोण पर बालू का स्तूप बनता है तो इस एक शब्द को रट लो अच्छे से कि जो राइट एंगल या समकोण पर बन रहा है वो अनुप्रस्थ, और दूसरे में समकोण नहीं लिखा, समानांतर लिखा है, तो इसका मीनिंग अनुप्रस्थ आंसर नहीं होगा। तो इसका मीनिंग जो दूसरा शब्द जो इससे मिलता जुलता सा है वो अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर सैंड ड्यून। तो विंड डायरेक्शन में जो होता है वो लीनियर या रेखिक बालू का स्तूप होते हैं जो इसी दिशा में बनते हैं। एक जब विंड डायरेक्शन काफी ज्यादा डायनेमिक हो, पवन की दिशा बार बार चेंज हो रही हो, तो वो अलग अलग दिशा में मिट्टी जमा करेगी। उसमें रेत के टीले में कई भुजाएं होती और कम से कम 3 भुजा या उससे अधिक होनी चाहिए। जैसे 2 भुजा तो आपके बरखान में भी है।
पैराबोलिक में भी है 2 भुजा, शिप में तो हालांकि एक ही बनती है, एक रुक जाती है वहीं। तो बालू का स्तूप जिनका निर्माण डायनेमिक विंड से होता है, यानी इरेगुलर विंड से होता है। इरेगुलर का मीनिंग होता है अनियमित हवाएं जिनके डायरेक्शन फिक्स नहीं हो, कभी हवा इधर से कभी इधर से, तो अलग अलग डायरेक्शन से हवा आएंगी, तो उसमें जो मिट्टी का जमाव है वो अलग अलग डायरेक्शन में होगा। और अलग अलग डायरेक्शन में जब होगा और उसमें 3 भुजा कम से कम बन जाए, 3 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 3। जैसे अगर इस प्रकार का ड्यून्स बन गया तो ये भी तारानुमा ही है। तो उसमें परफेक्ट वो जरूरी नहीं है जो इस तरीके से आप रीजनिंग में बनाते हो ना, कि ऐसा ही स्टार बने तो स्टार टाइप, ये भी स्टार टाइप। तो इसका मीनिंग वे ड्यून्स जिनका निर्माण इरेगुलर विंड से होता है, यानी विच सैंड ड्यून विच आर फाउंड बाय इरेगुलर विंड्स एंड विच हैव 3 एंड मोर आर्म्स, जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हों, तो उनको हम कहेंगे स्टार टाइप सैंड ड्यून। तो इसकी डेफिनेशन इजी है, एक तो इरेगुलर विंड्स होनी चाहिए और भुजाओं की काउंटिंग 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए, 3 है तो भी चलेगा और अधिक, कम नहीं होनी चाहिए 3 से। तो राजस्थान के फेमस जो ड्यून्स हैं उसमें कल से स्टार्ट करेंगे अपन बरखान से। टाइम हो गया ना, बचा हुआ है वैसे बरखान का डायग्राम बना सकते हो, कल बना लेना।